ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत शानदार दिन मार्केट के लिए। आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई, और इस बार ऑल टाइम हाई पर मार्केट टिका है, अनलाइक लास्ट टाइम तो खैर ऑल टाइम हाई लगाने के बाद हम करीब 800 पॉइंट गिर गए थे, लेकिन इस बार मार्केट ऑल टाइम हाई पर सस्टेन कर रहा है। क्या होगी आपकी स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। मार्केट्स में बुल्स का जोश हाई, निफ्टी ने हिट किया न्यू ऑल टाइम हाई 100 अंकों की तेज़ी के साथ 22,150 के पार। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की तेज़ी, मिड कैप इंडेक्स में जोरदार आउट परफॉर्मेंस। लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी 2% से ज़्यादा भागा। वहीं ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन और लॉरस लैब के साथ सरकारी कंपनियां और FMCG शेयर भी दिखे रौनक में। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हालांकि आज मुनाफा वसूली। पॉलीलैक्टिक एसिड कारोबार में एंट्री की तैयारी से बलरामपुर चीनी की बढ़ी मिठास, शेयर में 4% से ज़्यादा का उछाल, बना वायदा का टॉप गेनर। बोर्ड ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश को दी है मंजूरी। वेस्टकॉप में डीमर्जर की खबर के बाद बाजार खुश। कारोबार को 3 कंपनियों में बांटेगी कंपनी, शेयर 10% ऊपर। नोवार्टिस में भी आज करीब 7% का दिखा उछाल। नोवार्टिस AG ने कहा भारतीय यूनिट में हिस्से की स्ट्रेटेजिक समीक्षा जारी। ओके, चलिए फिर अगले 1.5 घंटे हर्षदा वीरूर में रहेंगे आपके साथ। मार्केट में शानदार मोमेंटम, और जैसा हमने कहा इस बार मार्केट रिकॉर्ड हाइस पर टिक रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी था। और आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि एक बार क्रॉस करेगा उसको, इस बार नहीं रुकेगा। जिसको निकलना था 22,126 से या उससे पहले, उसने बहुत कोशिश की इस मार्केट को वहाँ ना जाने देने की, लेकिन फाइनली फोर्स ऑफ मनी कुछ ज़्यादा ही थी और इसको क्रॉस किया हमने, और 22,250 की तरफ अब बढ़ते हुए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट को यहाँ से हर जगह से लीडरशिप मिल रही है, और इसके लिए एक चीज़ जैसा मैं कहता रहा हूँ हमेशा, कुछ मार्केट्स होती हैं जिसमें आपको बड़ा सोचना चाहिए, ये वो वाली मार्केट है। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरू। क्लियरली मार्केट में ये तेजी कुछ अलग है, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि मोमेंटम जारी है। और इनिशियली जब बाजार अपनी नई ऊंचाई पर पहुंचा था वहां से कुछ हल्का हुआ, लेकिन अब आप देखिएगा वो मोमेंटम अच्छा खासा 22,171 के आसपास। तो आज आफ्टरनून और लास्ट आवर के ट्रेड के लिए क्या लग रहा है, फिर ये तेजी की पोजीशंस और जारी रखनी है? बिल्कुल जारी रखनी है हर्षदा, और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि मार्केट बीच बीच में आपको कई बार गैप डाउन्स देगा, कई बार आपको इंट्राडे में 200 पॉइंट झटक देगा, ये सब होगा मार्केट में, ठीक है। और कई बार हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी लगा दे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई बार ये भी होगा कि आपका स्टॉप लॉस लगा भी दे, उसके बाद भी मार्केट फिर आपको री एंट्री देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, ये मार्केट है पोजिशनली लॉन्ग रहने का। इस मार्केट में आप पोजिशनली लॉन्ग रहिए। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया है? जो पोजिशनली लॉन्ग रहा है। हमने एक फ्राइडे को भी एक सिंपल व्यू लिया था कि पोजीशंस कैरी करिए और वीकेंड का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर इतने बड़ी यूएस मार्केट की गिरावट का रिस्क मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वीकेंड का रिस्क मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। और आज तो आपके पास कल के लिए कोई रिस्क है भी नहीं, वैसे भी एटलीस्ट गैप डाउन का रिस्क नहीं है। कल हो सकता है गैप अप ना हो, लेकिन गैप डाउन ना हो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो 21,950 का स्टॉप लॉस लगा लें अब आप क्लोजिंग बेसिस पर। वैसे तो खैर अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो इवन 22,050 भी चलेगा, लेकिन 21,950 मेरे ख्याल से। और 22,250 के बाद 22,500 तक इस मार्केट में कोई कॉल राइटर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं मंथली डेटा देख रहा था, उसके बाद सीधा 22,500 पर आपकी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो 22,250 के बाद 22,500। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बार बार रेंज का अपर एंड टेस्ट कर रहा है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 200 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है बैंक निफ्टी ने, और अब 46,800 के ऊपर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो मुझे लग रहा है 47,500 ये डोर ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी पे, प्रोवाइडेड आप 46,800 निकाल दें और उसके ऊपर बंद हो जाएं, वो ज़रूरी है। ओके, तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज क्लियरली क्लोजिंग के लिहाज से। लेकिन आज देखिए निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक में भी वो रौनक बनी हुई है। वीरू, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। आइए कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि इस क्लोजिंग में वाकई एडमायर करने लायक है, चेज करने लायक है। पहले तो मारुति, जो कि पिछले 3 दिन से ये स्टॉक फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल OI अपनी तरफ ऐड कर रहा है। वो आपकी स्क्रीन पे अभी भी आएगा हर्षदा, करीब 11,570 पे येट अनदर इंट्राडे ब्रेकआउट।
अगर आप 60 मिनट चार्ट्स पे देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट अभी अभी आया है लगभग 1:54 के आसपास पे, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ ह्यूज ओआईरेशन है। अमूमन ये जब किसी रेंज से निकलता है तो ऐसा ही मूव देता है। अभी मेरे स्क्रीन पे भाव है करीब करीब 11,553 पे। ओआईरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा स्टॉक रखना चाहूँगा दैट्स GMR एयरपोर्ट्स, 92.15 पे ट्रेड करता हुआ। अभी यहाँ पे इनफैक्ट जब स्पॉटिंग कर रहा हूँ इसकी, इसमें भी अभी अभी एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है और इनफैक्ट अब ये 8 फरवरी के प्राइस रेंज को बाइसेक्ट करता हुआ लगभग 45 से 46 लाख शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं। ह्यूज ओआईरेशन है। तीसरा स्टॉक जो कि मैंने इनफैक्ट सुबह भी स्पॉट किया था और मैं फिर यहाँ पे उसका उल्लेख करना चाहूँगा दैट्स वोल्टास हर्षदा, और करीब करीब 1098 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। ये भी एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट के एज पे बैठा हुआ है। वोल्टास पर नजर रखिएगा। हालांकि ओआईरेशंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 1100 के जोन को पार करने के बाद अच्छा एक ओआईरेशंस दिखाई दे यहाँ पर। बट एज ऑफ नाउ करीब करीब 1098 पे 99 पे ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स बजाज फिनसर्व। सुबह सुबह हमने एक स्पॉटिंग की थी बजाज फाइनेंस की, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी समय बाद क्रॉस कर रहा था। 1615 पे ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के क्लस्टर्स को पार करने की तैयारी करता हुआ लास्ट ड्यू एवरेज वो परसिस्ट करता है 50 डे में करीब करीब 1620 के जोन में। नजर रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हर्षदा। ओके वीरू, चलिए एक काम करते हैं, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आज प्रोग्राम में क्या क्या लाइंड अप है। तो सबसे पहले क्योंकि तेज़ी वाली मार्केट है तो ऑब्वियसली हम तेज़ी के स्टॉक से शुरुआत करेंगे। ग्रासिम, ये पहले इंडेक्स वाले स्टॉक्स 4% ऊपर, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में शानदार मूव, और आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक फिर कोशिश कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की। एफएनओ का टॉप गेनर इस समय बलरामपुर चीनी, अब डिक्सन टेक 3.8% ऊपर, एबी फैशन एंड रिटेल 2.5% ऊपर, बैन में ये स्टॉक ध्यान रखिएगा। और जीएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पर शानदार मोमेंटम है, करीब करीब 3% ऊपर। मंदी वाले शेयरों में इंडेक्स में एलटीआई माइंट्री, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और लार्सन एंड ट्यूब्रो, सारे के सारे स्टॉक करीब 1% नीचे। और आउटसाइड इंडेक्स एचडीएफसी एएमसी, ध्यान रखिए आज पूरे एचडीएफसी ग्रुप की एनालिस्ट कॉल है, हो सकता है उसमें एचडीएफसी एएमसी से रिलेटेड कुछ बोला गया हो। जी एंटरटेनमेंट 3% नीचे, लूपिन 2% नीचे और सिटी यूनियन बैंक करीब करीब 1% नीचे। हर्षा, कार्यक्रम का फिर फ्लो बताएं। जी हाँ, कई सारे जानकार हमारे साथ होंगे। हमारा पैनल एकदम तैयार है आपके ट्रेड्स के साथ। बात होगी इनफैक्ट सबसे डिटेल में फंडामेंटल्स के लिए शरद अवस्थी हमारा साथ देंगे। टेक्निकल पैनल में हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा रावत, अमित सेठ और राजेश पालविया हैं। आज असीम को जोड़ने वाले हैं 2:20 पर। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों के लिए यहाँ पर एक बड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी, वो डिटेल्स आगे आपके लिए पेश करेंगे। एक सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो है दरअसल फार्मा, और फार्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर नोवार्टिस, जहाँ पर इंडिया बिजनेस में एक सेल की तैयारी शायद पेरेंट करती हुई दिखाई दे रही है। विवेक को जोड़ेंगे इस पूरी खबर पर। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ेंगे। 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे डीलिंग रूम का जायजा और ऑफ कोर्स बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स, और साथ ही क्लोजिंग की तरफ भी फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल एकदम तैयार है अपनी कॉल्स के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है एयू बैंक। एयू बैंक बढ़िया लगता है मुझे, बहुत ही गिरावट है, 800 से 600 के नीचे चला गया। अब जो बार बनाया आज एनकरेजिंग है, ट्रेड करा है 602 पर, स्टॉप होना चाहिए 594 पर, तो 8 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से इसका टारगेट करीब 620 तक हो सकता है आज या कल में मिल जाए, लेकिन 620 पॉसिबल है एयू बैंक में। यस, बाय एयू बैंक। इस आफ्टरनून आपका ट्रेड। हर्षदा जी, तो देखिए जीएनएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जीएनएफसी में अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर अब आपको क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जीएनएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 669 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो टारगेट है वो 690 रुपए तक के हो सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 680 वाला कॉल ऑप्शन 14 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आपका लॉन्ग ट्रेड है जीएनएफसी 676 पर। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है लॉरस लैब पे। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिखता है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट।
यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यस, ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगभग 5%, तो लॉन्ग एडिशन यहाँ पे हो चुका है, तो लॉरस लैब बाय करें। इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा करीबन 430 का, एट अ लेवल ऑफ 411 इट्स अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 400 का। ओके, लॉरस लैब्स यहाँ पर एक बाय कॉल। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी लाइफ टाइम हाई पर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय रहेगा टाइटन के फ्यूचर्स में। टाइटन फ्यूचर्स ट्रेड करा अराउंड 370506 पे, अभी यहाँ पे 3680 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 3750 से लेके 3780, इसको सेम लेवल्स पे हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया आज। टाइटन में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की आपने ढूंढी है। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? Good afternoon, Harshita ma'am. Good afternoon, Anuj ji and Viren ji and everybody on the panel. मैम, मेरी नज़र जीएमआर इंफ्रा पे है। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 घंटों से काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जीएमआर इंफ्रा का, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के सत्र में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो पिछले 2 दिन की बेरिश कैंडल को इनगल्फ करके ऊपर निकल रही है, तो ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पोजिशनली भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉप लॉस लेकिन छोटा सा लेंगे 90 रुपीज का, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है, और टारगेट्स इसके रहेंगे लगभग 96 and 100। अपॉर्चुनिटी जीएमआर एयरपोर्ट में भी आपने पिक की है, यहाँ पर भी मौका तेजी का ही बन रहा है। इनफैक्ट कई ऐसे आपके लिए विनिंग ट्रेड्स आगे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव आपके सामने अब पेश करते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही जोरदार दिन की ऑल टाइम हाई, और उसके बाद वो मोमेंटम जारी रहा है। बताइए, इन हाइज पर क्या ट्रेड खरीद लेंगे? जी, गुड आफ्टरनून सभी को। थोड़ा मुश्किल हो रहा है नए आइडियाज खोजना, बट आईटीसी मुझे लगता है एक डिसेंट करेक्शन देख चुका है, तो यहाँ से अगर बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स भी आते हैं अगले साल, तो हमारा अनुमान है कि लगभग 20 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर देगी। इसके अलावा एफएमसीजी बिजनेस में लगातार ट्रैक्शन है, कंपनी जैसे वहाँ प्रीमियमाइजेशन कर रही है, उसका फायदा है। होटल्स में उनका काफी अग्रेसिव कैपेक्स है, हालांकि वो आगे पीछे डिमर्ज हो जाएगा, बट उसका जैसे जैसे और डिटेल्स आती है वो है, बट विदाउट उसके भी वहाँ अग्रेसिव कैपेक्स प्लान है, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। पेपर सेक्टर भी, पेपर और पेपर बोर्ड्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि प्रीमियमाइजेशन और आसपास की कंट्रीज में, छोटी मोटी कंट्रीज में जो एक्सपेंशन है, उससे लगभग कंपनी 3 स्टेट्स जैसा फर्दर कंट्रीब्यूशन ला सकती है। प्लस प्रीमियमाइजेशन है, काफी स्ट्रॉन्ग प्ले होना चाहिए। तो सिगरेट सेगमेंट स्टडी रहना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगले साल 20 साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं FY25 में 10-15% जैसी ग्रोथ आ जानी चाहिए। तो 20 रुपए के आसपास की अर्निंग अभी लगभग स्टॉक 20 टाइम FY25 की एक्सपेक्टेड नंबर्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 25-30 टाइम आसानी से मिलना चाहिए। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी। ओके, आईटीसी 411 पे इस प्राइस पर शरद जी इंटरेस्टेड हैं। अब एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी लेके आइएगा। निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री है 22164, दैट्स एन ऑल टाइम हाई। निफ्टी बैंक करीब करीब 46,696, और अनुज ये वही प्राइस है निफ्टी बैंक का जिस दिन सबसे बड़ा आई थिंक इस पूरे अर्निंग्स कैलेंडर में डिसअपॉइंटमेंट था HDFC बैंक का। HDFC बैंक हालांकि अभी सिर्फ 10 डिमा के ऊपर आया है, लेकिन क्या ये कलेक्टिव फोर्सेस लाइक निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक अब निफ्टी को और ऊपर का आई थिंक जो पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे, आपको लगता है? और आउट ऑफ दीज टू ज़्यादा क्या कर सकता है इस HDFC बैंक के वर्स्ट केस को देखने के बाद, और निफ्टी पे ऐसे में आउटलुक क्या बन रहा है? बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं एक चीज़ देख रहा था, निफ्टी ने अब ये करीब दूसरी बार इस लेवल पर आया। मतलब वैसे तो टेक्निकली तो तीसरी बार आया वैसे, लेकिन अगर देखा जाए तो असल मायने में दूसरी बार इस लेवल पर आया। पिछली बार जब निफ्टी इस लेवल पर था तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 2000 पॉइंट ऊपर था इससे, 48,600 पर था, और जैसा आपने बोला अब उस लेवल पर है जहाँ से वो HDFC बैंक का कोलैप्स आया था। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से ना एक थोड़ा सा मार्केट में, अगर आज वो HDFC बैंक के एनालिस्ट कॉल के बाद कल देखते हैं किस तरीके का मूव आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आ गई बैंक HDFC बैंक में, तो बाकी बैंकों में प्रॉब्लम नहीं है। ICICI बैंक देखिए ऑलरेडी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, एक्सिस बैंक तो अपनी खुद की बुल मार्केट में है, थोड़ी कोटक की दिक्कत है, थोड़ी HDFC बैंक की दिक्कत है, वरना वैसे बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं है। SBI तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। तो मेरे ख्याल से फिर एक शायद हो सकता है कि एक कैचअप रैली प्ले हो, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगले 3-4 महीने में फिर निफ्टी ही आउट परफॉर्म करे आपको,
क्योंकि बैंक निफ्टी पे अभी तक ये होप ट्रेड है कि एक बार अगर HDFC बैंक बॉटम आउट होगा तो चलेगा, लेकिन जो चल रहा है वो क्लियरली निफ्टी है इस समय, और ये मेरे ख्याल से यहाँ भी कंटिन्यू करेगा। और इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स जो हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोज़, आई थिंक इन सब में एक शानदार मोमेंटम है। वो मोमेंटम मेरे ख्याल से वीरू कंटिन्यू करेगा। एक और चीज़ मार्केट में हो रही है, मार्केट में धीरे धीरे बैंकों का वेट कम हो रहा है। अब बैंकों का वेट रह गया 32%। ये आपको पता है पिछले साल 38% था बैंकों का वेट इंडेक्स में, और उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि उसको ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक ने पूरी की पूरी वो स्पेस ले ली है। मैं पढ़ रहा था, मतलब मैंने खुद ही रिसर्च की थी एक्चुअली, करीब 1.5% ऑटो ने गेन किया, करीब 1% फार्मा ने गेन किया, करीब 1% 1.5% मेटल्स ने गेन किया, करीब 1-1.5% पावर ने गेन किया। रियल एस्टेट का अनफॉर्चुनेटली कोई स्टॉक है नहीं, होना चाहिए वरना उसने भी गेन किया होता। तो बेसिकली जितना पैसा निकला है बैंकों से वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है बाकी स्टॉक्स में और इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में गया है बेसिकली। ओके, आई थिंक तो कुल मिला के फलसफा इसका ये है कि शायद निफ्टी को ज़्यादा पुश मिले और बैंक निफ्टी स्टेट ऑफ डिलेमा में अभी भी रहे, परसिस्ट करे जब तक HDFC बैंक को लेकर स्थितियाँ और क्लियर नहीं हो जाती। मीनवाइल आई थिंक जो अनुज कह रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, एंड दैट्स आई थिंक रिलायंस, जो कि आज का सेकंड कंट्रीब्यूटर है, बट अभी असली रिएक्शन आया नहीं है। आज भी रिलायंस ने, मैं आपको बताऊँ, 29 तारीख को जनवरी को इसने अपना लास्ट टाइम 10 डेमा छुआ था, और 29 के बाद ये एक पहला दिन है जब इसने अपने 10 डेमा को छुआ, लेकिन फोर्स क्या थी वो उठा के इसको फिर नीचे से ऊपर ले गई। आपकी राय इस पर क्या रहेगी शिल्पा जी? इट्स नाउ 2938 अटेम्प्ट पूरा किया इसने अपने हायर लेवल्स पर ट्रैजेक्टरी में जाने का, बट एज ऑफ नाउ है भी, अब तक तो उसमें इंटरडे बेसिस पे सक्सीड हुआ है। आपको इस वक्त रिलायंस पे क्या ट्रेड सेटअप नजर आ रहा है? जी वीरेंद्र जी, पिछले एकदम 2 हफ्ते से रिलायंस पे कंटिन्यू सेम ही रेंज है कि ये 2900 के नीचे फ्यूचर्स में नहीं जा रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। बट ऑफ कोर्स जैसे ये 2970 की तरफ जाता है तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आता है, तो ये जो रेंज है फ्रॉम 2950 से लेकर 3000, ये रेंज थोड़ा सा क्लस्टर रहेगा जहां पे इसको एक मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। वंस ये 3000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक अपसाइड बहुत तुरंत मिलेगा टुवर्ड्स 3150 के लेवल्स, बट यहाँ पे ऑन एनी डिक्लाइन टुवर्ड्स 2900 मुझे लगता है रिलायंस इज अ वेरी गुड बाय। ओके, तो क्लियरली 2900 के आसपास एक बेहतर ट्रेड रिलायंस बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रहे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें और फिर ही अगली पोजीशन ले रिलायंस में। कुछ स्टॉक्स जो इनफैक्ट पिछले हफ्ते को कैरी कर रहे हैं, पिछले हफ्ते की तेज़ी को कैरी कर रहे हैं, एक हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा कॉनकॉर का शेयर, और वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि 1000 के पार निकलता हुआ ये स्टॉक आज करीब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है प्राइस में। नियरली 3% के गेंस अब आपको कैश में दिखाई देंगे, और वायदे में यहाँ पर हम देख रहे हैं OI एडिशन भी जुड़ने लगा है। राजेश सातपुते, चार्टिकली बताइए, क्योंकि पिछले हफ्ते मोमेंटम आया था तो 1000 के पार और 1000 के टारगेट्स थे, अब जब कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है इस लेवल को आज दिन भर, अगला पड़ाव क्या रहेगा? क्या और पोजीशंस एक्सपैंड करने का स्कोप है? हर्षिता जी देखिए, अगर आप इसमें चार्ट देखें तो एक तो ये बात है कि ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, दूसरी बात है टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, 1000 पे जो कॉल राइटर थे वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा, और मुझे लगता है कि एक स्विंग ट्रेडिंग का अगर हमें टारगेट भी लेना है तो हमें कॉल राइटिंग देखनी पड़ती है कि जहाँ पे मुझे लगता है या कहाँ तक रुकेगा। तो पोजिशनली मुझे लगता है 1000 के बाद ये कम से कम 1100 के लेवल तक जाएगा, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो पोस्चरिंग दिखती है कि 1040 इसका पहला टारगेट होगा। सो 1000 के ऊपर का बाय बनेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 985 का। ओके, एक बार GMR एयरपोर्ट वापस देखते हैं। शो में अमित सेठ ने दिया था इस पर कॉल, लेकिन अब डे हाई पर ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। और एक और स्टॉक पॉलीकैब लेकर आइए, अब 4800 क्रॉस कर रहा है। 4 दिन पहले हमने इसको स्पॉट किया था, तब मेरे ख्याल 44 समथिंग था, उसके बाद से लगातार इसमें एक शानदार मोमेंटम रहा है और अब वहाँ से करीब 8-9% के मूव ये दिखा चुका है। शरद जी, कुछ साइंस लग रहे हैं पॉलीकैब में बॉटम बना? वैल्यूएशन के लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी बॉटम फॉर्मेशन जैसा है, अभी भी काफी टाइम है। मुझे लगता है अभी भी स्टॉक किन वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा होगा, 40-45 टाइम फॉरवर्ड से कम तो नहीं आया अभी भी। और जब तक मेरे हिसाब से ये रेशियो भी रिजॉल्व होकर क्लैरिटी नहीं आती है, या तो श्री सीमेंट में जैसे हो गया वैसा हो जाए कि कुछ क्लैरिटी ना आए, बट अगर क्लैरिटी जब तक नहीं आती है मुझे लगता है अभी भी अवॉइड ही करना चाहिए। FY25 में हम 130 के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो लगभग 35-40 टाइम 40 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है ऐसे रिस्क के साथ ये स्टॉक लेने के लिए। बट ऑब्वियसली थोड़े टाइम से फैंसी ज्यादा रही है स्टॉक में, ग्रोथ रेट्स वगैरह भी डिसेंट रहे, बट अभी जो फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है वो 15 से 18% ग्रोथ की है, उसके लिए 40, 42, 45 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स मुझे सस्टेनेबल नहीं लगते। ओके, पॉलीकैप पर आपका ये व्यू। मैं अब थोड़ा सा इसके बाद कुछ और ट्रेड्स को स्पॉट करता हूँ। अभी जेएमआर का जिक्र हुआ था, उसके बाद जरा एक बार लिखे आइएगा। देखिए थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड्स हैं। एक हो गया यूएसएल विच इज़ एट डे हाई 1162 और मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई भी है। मैं ये प्रश्न पूछूंगा शिल्पा जी आपसे और मैं आपके स्क्रीन पे 2 विकल्प रखूंगा, यूएसएल और यूएसएल की कोई कॉल एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी 1180 की रखिएगा, या फिर डाबर मैम ये इस सीरीज में फर्स्ट टाइम आई थिंक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन क्रॉस कर रहा है मैम, और 550 की कॉल ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पे डाबर की। इन दोनों में से किस ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए? दोनों बहुत एग्रेसिव हैं और शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स दोनों की काफ़ी अगर आप देखें अच्छे स्विंग के लिए पॉइज्ड है। आप प्रेफर क्या करेंगे? जी वीरेंद्र जी, मैं डाबर यहाँ पे चूज करूंगी। डाबर मुझे अच्छा लग रहा है। 550 क्रॉस करते ही इसमें आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो 580 तक भी आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे 550 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 7 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें अभी भी एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे 550 क्रॉस करते ही आपको बहुत अग्रेसिवली मूव करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 14 से लेके 18 तक। ओके, तो डाबर एक ज़्यादा बेहतर ट्रेड इस समय, 550 की कॉल लेने की सलाह। मोमेंटम लौटता हुआ इस स्टॉक में साफ देखने को मिला है आज। अच्छा, एक बार नज़र डाल लेते हैं एमसीएक्स पर, और मानस एक बार चार्ट चेक दीजिएगा। शरद आपसे मैं भी एक कॉल लेना चाहूँगी। कंसिडरिंग एमसीएक्स एक स्टॉक आज अच्छी तेज़ी में है, वायदे बाजार में भी पोजीशन ओआई में जुड़ने लगी है, 3700 का लेवल है। आज सुबह में मैं यूबीएस की रिपोर्ट पढ़ रही थी, इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 4300 किया है। उनको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उसका मीडियम टर्म में ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूशन भी आएगा। हाउएवर जब मुझे पहले लगा कि यूबीएस ने रिपोर्ट निकाली है तो आलोचना होगी, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था एक पूरा दिन लगभग ट्रेड रुका हुआ था, फिर इवेंचुअली 1 बजे शुरू हुआ। चार्ट पर आज का मूव क्या टिकाऊ है 3701 के आसपास? पहले ये बताइए आप मानस। फ्राइडे के सेशन में भी जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था तो मैंने यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। मेरा टारगेट 3775 है, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। अगर हमें मीडियम टर्म की बात करनी हो तो मीडियम टर्म के लिए भी चार्ट्स अभी तक तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो पिछला हाई 3850 के आसपास था, स्टॉक उसको ब्रीच करके 4100 4200 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। और अगर आपने फ्राइडे को एक अपने रिकमेंडेशन पे कोई कॉल लिया था लॉन्ग साइड पे, तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 3650 के नीचे रखिए। टारगेट 3775 के आसपास के रहेंगे। ओके, 3775 का टारगेट आप दे रहे हैं। शरद आपकी राय क्या रहेगी, और क्या आप इत्तेफाक रखते हैं यूबीएस की इस रिपोर्ट पर? ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर करीब 40 गुना ट्रेड कर रहा है। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट ईयर अर्निंग ग्रोथ तो काफी बढ़िया एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये साल थोड़ा सा सबड्यूड था, तो उसके हिसाब से। बट जैसी ग्रोथ 1 साल के बियॉन्ड अगर देखें, अनलेस एंड अनटिल कोई नए प्रोडक्ट आके बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफर करते हैं, एक इंडेक्स स्टॉक में जनरली आप कितनी 15 से 16-20% ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है उस ग्रोथ के लिए जो मल्टीपल ये देना चाह रहे हैं, हालांकि डोमिनेंट पोजिशनिंग है, उसका एक प्रीमियम आप भले दे दीजिए, बट जब स्टॉक 40-45 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है और उसके बाद उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स दिखाई नहीं दे रहे, 14-15% की ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी ग्रोथ के बाद ये काफी फिजिबल है मानना कि FY26 में मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा फ्लैट एंड ग्रोथ दिखाई देगी। तो ओवर द नेक्स्ट 1-1.5 साल हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये वैल्यूएशन में और अपसाइड होने की गुंजाइश काफी कम बचती है। हालांकि मैं तो नीचे के लेवल से भी यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी री रेटिंग नहीं होगी, लेकिन री रेटिंग काफी स्ट्रांग हुई है स्टॉक में, नंबर्स में भी। तो मुझे लगता है अभी भी, बट 100 रुपए के आसपास भी आप मान लीजिए तो लगभग 35-36 टाइम तो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे, 37 टाइम, तो वहां से बहुत ज्यादा अपसाइड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। वही जो जैसा शरद जी ने कहा ना, इसमें काफ़ी डिसबिलीफ रैली है एक्चुअली। बहुत लोगों 2000 रुपये से महंगा लग रहा है जब से TCS वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए हैं। और इवन उस दिन आई थिंक इस लेटेस्ट रैली का ये भी कारण हो सकता है कि शायद वो अगेन उनके ऊपर वो शायद पेनल्टी लगी नहीं, इसकी वजह से। प्लस हैशटैग क्या है, बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये जो अब इक्विटी कल्ट
जो पूरा हिंदुस्तान में बन गया है, अब वो धीरे धीरे कमोडिटी में भी बढ़ता जा रहा है। और अब कमोडिटी में भी आप ऑप्शन ट्रेड्स कर सकते हैं, और बहुत लोग शाम में पूरा का पूरा कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है। महंगा बहुत है ये स्टॉक, लेकिन वही बात बीएससी के लिए भी हुई थी। बीएससी भी जिस तरीके से भागा था, एग्जैक्टली वही मूव आ रहा है इस समय एमसीएक्स में भी। बीएससी परहैप्स क्योंकि हम उस बिजनेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो वॉल्यूम दिखता है तो उस पर वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात होती है। एमसीएक्स के केस में भी ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स नहीं है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल जरूर रहा है। चलिए इस बीच अब एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, डिक्सन टेक करीब 4-5% ऊपर है, और इसको हम टेक्निकली डिस्कस करें या फंडामेंटली डिस्कस करें उससे पहले खबर जो शायद स्टॉक के फेवर में जा सकती है वो आपके लिए लेकर आएंगे। दरअसल दूरसंचार विभाग इस हफ्ते से टेलीकॉम उपकरण निर्माताओं के लिए दरअसल एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने की शुरुआत करेगी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही करीब 400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जा सकता है। अब किन कंपनियों के हाथ ये लगेगा, किस प्रकार का ये इंसेंटिव है, सारी डिटेल्स असीम मनचंदा के हाथ में है। असीम बताइए। देखिए 2 साल पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी। इसमें 4 से 7% के इंसेंटिव सरकार कंपनियों को देती है। तो अगर मैं 2021 और 22 की बात करूं तो कंपनियों को 35 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव रिलीज सरकार की तरफ से किया गया था। लेकिन उसके बाद कंपनियों ने काफ़ी तेज़ी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। अगर अब तक कंपनियों ने करीबन 3000 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश किया है और 9000 से ज़्यादा के इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट भी कर चुकी है। तो सरकार अब इन कंपनियों के जो क्लेम्स है उसको वेरिफिकेशन कर रही है और इनको इंसेंटिव रिलीज करने की तैयारी कर रही है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि कंपनियों को कुल 400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव जो है वो रिलीज किए जाएंगे। उनके क्लेम्स ऑलरेडी सरकार के पास आ चुके हैं, इनको वेरिफिकेशन करके सरकार धीरे धीरे रिलीज कर रही है। 1 से 2 कंपनियों को ऑलरेडी इंसेंटिव रिलीज हो चुका है और जिनको नहीं मिला उनको अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर यह 400 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तमाम वो कंपनियां जो टेलीकॉम उपकरण बनाती हैं उनके लिए इंसेंटिव्स और करीब 400 करोड़ रुपए का और भुगतान हो जाएगा कुछ ही दिनों में। असीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी स्क्रीन पे ITI, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, स्पेशली ITI और तेजस नेटवर्क्स ट्रेड करते हुए। ITI के स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑल दो याद रखिएगा हम सिर्फ खबर के मद्देनजर इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिक्सन में सुबह से कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ITI थोड़ा सा लो वॉल्यूम स्टॉक है, याद रखिएगा। इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बस खबर के मद्देनजर अगर आपकी होल्डिंग है यहाँ तो बात कर लेता हूँ मैं। 326 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, एक प्राइस आउटलुक आपका इस स्टॉक पे 20 डेमा के ऊपर आता हुआ और अच्छा बेस बनाया इसने 50 डेमा के ऊपर, वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। वेरी ट्रू। मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस दिखता है 322, 325 पे, और इस लेवल के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे रैली मिलेगी। देखिए एज फार द स्विंग इज कंसर्न मेरे हिसाब से 350, 55 तक का मूव मिलना चाहिए। तो इट्स बाय अबाउट 325, योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 315। ओके 22,180 अब निफ्टी पर, और बहुत शानदार मोमेंटम हर्षदा इस समय निफ्टी में। और अगेन इशू यही है सारा कि किसी भी लेवल पर आपने लिया तो पैसा बना। आज सुबह एक बार के लिए भले ही लॉन्ग ट्रेडर को लगाओगे वो फंस गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको ही मार्केट ने बेल आउट किया। ये वाली मार्केट है जिसमें आप किसी भी लेवल पर ले लें। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिप्स पर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बार कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा निफ्टी का, और लास्ट के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से आए। ICICI बैंक ऑब्वियसली 34 पॉइंट्स, रिलायंस में करीब 20-25 पॉइंट का मूव। इनफैक्ट रिलायंस का इंट्राडे दिखाइए एक बार जरा, एकदम से लास्ट के 10 मिनट का मूव रिलायंस का, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर तब 0.2% था जब हमने शो की शुरुआत की थी और अब 1.2% हो गया वो। तो ये एक रिलायंस का मूव है। आई थिंक मार्केट क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा है कि अभी HDFC बैंक, क्योंकि वो बाहुबली रहा नहीं मार्केट का, तो नया बाहुबली कौन होगा लिटरली। और अभी रिलायंस मेरे ख्याल से अगर ये ट्रेंड और 2-3 हफ्ते चला तो फिर वो रिवर्सल हो जाएगा। रिलायंस मतलब नंबर 1 बन जाएगा वेट वाइज। और अगर जियो नहीं निकला होता फॉर एग्जांपल तो ऑलरेडी रिलायंस नंबर 1 होता। तो काफ़ी समय के बाद ये कैसा होगा कि इसमें रिलायंस इस तरीके का मार्केट के ऊपर वेट रखेगा। और फिर वही बात बहुत लोग कहेंगे कि रिलायंस बैंक निफ्टी में क्यों नहीं है, क्योंकि वो नहीं चल रहा है। रिलायंस बहुत शानदार सपोर्ट मार्केट के लिए, इसीलिए इंडेक्स में इतनी तेजी बनती दिखाई दे रही है। 22,183 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड। शायद RIL पर इन लेवल्स पर कंफर्ट है आपको और तेजी करने का?
देखिए जैसे एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो चल रहे हैं आप उस हिसाब से तो आरआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब सस्ते लगने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है देखिए बहुत ज्यादा अपसाइड तो अब हमारे हिसाब से यहाँ से नहीं है, जो आज से करीब 2-3 महीने पहले थी। अभी भी हम लोग 3150 ऑप्टिमिस्टिकली 3150 तक के एसओटीपी वैल्यू लेके चल रहे। खास फोकस न्यू एनर्जी वाले सेगमेंट पे रहेगा, वहां से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स या ऑन द ग्राउंड कोई इंप्रूवमेंट्स आती हैं तो वहां से एक वैल्यूएशन किकर एसओटीपी को मिल सकता है। टेलीकॉम का डीमर्जर एक न्यूज पॉसिबल हो सकती है जिससे थोड़ा बहुत आपको और अपटिक वहां पे दिखाई दे। बट अभी अगर नॉर्मल सिचुएशन एज इट इज पकड़े तो मुझे लगता है 3150 के आसपास लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाएगा। थोड़ा ऑप्टिमिज्म अभी रिफाइनिंग को लेके ज्यादा है, रिफाइनिंग मार्जिन्स में भी थोड़ा उछाल हमने देखा है पिछले 2-3 हफ्तों में, तो उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट है अक्रॉस द बोर्ड। उसके बियॉन्ड मुझे लगता है नॉर्मल अगर आप सिचुएशन पकड़ के चले तो 3150 के आसपास तक अगर न्यू एनर्जी से रिलेटेड कोई एडिशनल डेवलपमेंट्स आती है तो पॉसिबल है कि आपको 150 रुपए की और एडिशनल अपसाइड इसमें दिखाई दे जाए। तो मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, मतलब अगेन हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है, क्योंकि 9 जनवरी को ये स्टॉक था 2500 पर, 9 जनवरी को 2500-2520 के करीब, और वहाँ से 400 रुपये का मूव आ गया रिलायंस जैसे स्टॉक में। मतलब आप समझिए 400 रुपये 2500 के लेवल से किसे बोलते हैं, मतलब 12-14% की रैली रिलायंस जैसे स्टॉक में आ गई पिछले 1-1.5 महीने में। शिल्पा जी, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है क्या रिलायंस पर इस लेवल में? जैसे वीरेंद्र सॉरी अनुज जी, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये डेफिनेटली 3000 की तरफ जा रहा है, बट लेकिन ये जो लेवल है 2970 के तरफ आके थोड़ा रुक जाता है, अगेन 2930 तक आता है। तो अभी के लिए तो इमीडिएटली आई नॉट सजेस्ट, लेकिन जैसे मैंने बोला ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 2930 2900 सो डेफिनेटली अ बाय। किसी को थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना है तो आप प्लीज बने रहिए। मुझे लगता है यहाँ पे अबाउट टाइम एनी डे आपको ये 3000 के ऊपर इसको क्रॉस करते हुए दिखेगा। जी हाँ, देखिए मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ और विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होल्ड करते हैं, बट डेटा को समझिए हो क्या रहा है। रिलायंस ने पिछले 20 मिनटों में एक एग्रेशन से दिखाया है, 30 पॉइंट स्पॉन्सर किए हैं इसने अगर आप देखें आखिरी के। और एक और चीज़ देखिए, इस महीने की जो एट द मनी कॉल है जो कि अब स्लाइटली इन द मनी हो गई है 2940 की, वहाँ 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 3000 की कॉल पे है, करीब 16816 कॉन्ट्रैक्ट्स का, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5% वाई रिडक्शन हुआ है। प्लीज़ एक बार 3000 की कॉल रखेंगे स्क्रीन पे एज पर द एनएससी स्टैट्स। मैं एनएससी के स्टैट्स दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे करीब 5% वाई कम हुआ है, 742 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, तो यानी अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए 4.27%। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का और कॉल राइटर्स के ट्रैप का, और कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजिशन को थोड़ा सा यहाँ से स्क्वायर ऑफ करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में है 3000 के, और साथ ही साथ 3100 के कॉन्ट्रैक्ट में भी है। तो मैं स्टैट्स में परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, और स्पेशली 2920 जिस लेवल को आज छोड़ के आया, ये 2920, 2940 और इवन 2900, इन 3 स्ट्राइक्स में 1500 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग का संकेत है। बहरहाल ये स्टैट्स थे, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बताया। इस बीच एसबीआई भी कंट्रीब्यूट करता है ना, एसबीआई इज एट डे हाई। एक बार चेक यहाँ भी लेते हैं, एसबीआई डे हाई पर आ गया है 764.95। यस राजेश, कोई इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कोई स्विंग ट्रेड एसबीआई में 763.27? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, लेकिन स्लाइटली ओवरबॉट है। यहाँ पे डिप पे बाय करना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसका जो आप जो 10 DMA की बात करते हैं तो 10 DMA से लेके 10 DMA करीबन 720 के आसपास है और ये 765 के आसपास है, तो स्लाइटली ओवर स्ट्रेच है। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पोजीशन में है तो आप लॉन्ग में बने रहे 750 के स्टॉप लॉस के साथ। सामने जो प्रोजेक्शन दिखता है वो 780 का रहेगा, 780 785 के आसपास आते ही ओवरबॉट हो जाता है, तो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट 780 के आसपास का रहेगा। 780 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप लेकर चले। एसबीआई इनफैक्ट कई और फाइनेंशियल काउंटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने लगे हैं, उस पर आगे आएंगे, लेकिन राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आपको स्टूडियो में दिखाई देंगे विवेक अय्यर भी। तो पालविया जी, आफ्टरनून। विवेक हमको बताने वाले ये फार्मा स्पेस में नोवार्टिस डॉक्टर रेड्डी की डील होगी नहीं होगी, क्या सुन रहे हैं वो, लेकिन पहले एक टेक चेक दीजिए राजेश पालविया। तो देखिए, मैं पहले डॉक्टर रेड्डी पे व्यू दूं।
जो आप ट्रेड देना चाह रहे हैं दीजिए। आपका ट्रेड। हाँ ओके सो फार्मा स्पेस से ही स्टॉक है हमारा, और उसमें सन फार्मा यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, एक 2-3 दिन का एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा फ्यूचर्स यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें आना चाहिए करीब 1555 से लेके 1565 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1515 के आसपास। ओके, एसबीआई वाकई में काफ़ी शानदार ब्रेकआउट के संकेत, तो ध्यान रखिएगा। एसबीआई ने 16 तारीख को अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ी करेक्शन आई थी उसमें, लेकिन शायद अगर एसबीआई में जब मोमेंटम आता तो इसी तरीके से आता है। 774 का था वो ऑल टाइम हाई, आई थिंक 774 या 775, मेमोरी अगर मेरी सही, मतलब उसके आसपास ही था। एक बार अगर वो 52 वीक हाई लो प्लेट आ जाएगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या था। हाँ, 774.6 था। देखते हैं आज की आज हिट होता है या नहीं, क्योंकि मोमेंटम तो काफ़ी शानदार है। लेकिन जैसा हर्षदा ने कहा, विवेक आ गए हैं स्टूडियो में। नोवार्टिस इंडिया में 7% की तेज़ी है, और क्या डॉक्टर रेड्डीज लेगा नोवार्टिस को? विवेक, वो जो क्लैरिफिकेशन आया उससे तो एक क्लियर लग रहा था कि शायद बातचीत चल रही है, तो लेकिन डॉक्टर रेड्डीज क्यों इंटरेस्टेड होगा नोवार्टिस में? क्या उनके लिए सिनर्जी होगी उसमें? देखिए, ये जो डील हो रहा है ये एक काफ़ी बड़ा डील हो सकता है इंडियन फार्मा स्पेस में। वंस अगेन ये एक ऐसा डील होगा जहाँ पे एक इंडियन कंपनी फॉरेन एमएनसी फार्मा कंपनी को खरीद सकता है। ये जो कंपनी हम बात कर रहे हैं नोवार्टिस इंडिया, इट इज़ एन एमएनसी कंपनी, ठीक है। इसमें नोवार्टिस एजी जो है वो 70% के ऊपर स्टेक होल्ड करता है, और पूरा फ्राइडे एक्चुअली हम उनके पीछे लगे थे कि क्या हो रहा है ये पर्टिकुलर डील में। हमने उनको काफ़ी डिटेल्स दिए थे, तो उन्होंने शाम को एक्सचेंजेस को भी और हमें भी काफ़ी डिटेल्स दिए कि उनका क्या है स्ट्रैटेजी आगे चलकर। तो नोवार्टिस ने एक्सचेंजेस और हमें कहा कि जी हाँ, नोवार्टिस एजी का जो स्टेक है वो स्टेक 70% के ऊपर जो है वो उसको रिव्यू करेंगे। इसका रीडिंग हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा करके वो बेचना चाहते हैं। और इसमें जो है ये हमारा सूत्रों के अनुसार हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज ये पर्टिकुलर स्टेक में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे आपने पूछा क्यों इंटरेस्टेड है, देखो इसका एक क्लियर कारण है। डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस के साथ पहले काम कर चुका है। उन्होंने पहले उनके जितने पोर्टफोलियोज थे वो पोर्टफोलियोज में काफ़ी सारा उन्होंने खुद का मैनफोर्स लगाया है, और खुद का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका स्ट्रेंथ है वो लगा के काफ़ी सारा ब्रांड्स को बड़ा किया है। तो इसके लिए एनालिस्ट का भी मानना है और हमारे भी समझना है सूत्रों के अनुसार कि डॉक्टर रेड्डी काफ़ी एग्रेसिवली बिड करेगा। देखिए, नोवार्टिस इंडिया बीएसई लिस्टेड है, एंड डॉक्टर रेड्डीज को कंट्रोल के लिए हमें समझ में आ रहा है कि उसको एक स्लाइट प्रीमियम देना होगा। वैल्यूएशंस, सिंस ये एक एमएनसी कंपनी है, ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ्स, 6.5 टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईवी टू सेल्स ट्रेड करता है। करंट मार्केट कैप करीब 2000 के आसपास है, कैश ऑन बुक्स अराउंड 500 करोड़ के आसपास है। उसके लिए आप अगर देखोगे तो 6.5 टाइम्स का वैल्यूएशन बैठ रहा है ऑन करंट मार्केट प्राइस, और उसको अगर ये खरीदना होगा तो उसको उससे थोड़ा ज़्यादा देना होगा फॉर कंट्रोल प्रीमियम। बट हमारे सूत्रों के अनुसार डॉक्टर रेड्डीज इंटरेस्टेड है। डॉक्टर रेड्डीज ने हमें कमेंट नहीं दिया, उन्होंने एक्सचेंजेस को बोला अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मटेरियल जो हमें देना पड़ेगा। नोवार्टिस ने बोला है कि जी हाँ, हम स्टेक बेचने जा रहे हैं, बट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षदा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, फ्राइडे को भी स्टॉक 13-14% ऊपर था नोवार्टिस, और आज करीब 7% ऊपर चल गया। तो टेक्निकली 20% तो इस खबर पे भाग चुका है। Correct. लेकिन अगर आपको कंट्रोलिंग प्रीमियम चाहिए ना, मुझे नहीं लगता नोवार्टिस एजी 1400-1500 से कम में इस स्टेक को बेचेगी फ्रैंकली। अब डॉक्टर रेड्डीज उतना प्राइस देगा या नहीं देगा? वैसे मार्केट कैप के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस जैसे विवेक बोल रहे हैं अगर कैश रिच है तो उस हिसाब से, लेकिन ये विन विन डील हो सकती है वैसे। और इस वजह से दोनों स्टॉक्स देखिए आज सुबह बढ़ा। नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा कि जिसकी एक्विजिशन की बात हो रही हो, जो एक्वायर करने की बात कर रहा हो, दोनों चले। वो दोनों चले। जैसे टॉरेंट सिप्ला के केस में हुआ था, एक चलता था एक गिरता था, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़ी कंपनियां थी। इस केस में क्या है कि नोवार्टिस बहुत छोटी कंपनी है, एटलीस्ट ना, नोवार्टिस मतलब एजी बहुत बड़ी कंपनी है, नोवार्टिस इंडिया बहुत छोटी कंपनी है उसके सामने। तो इसके लिए दोनों स्टॉक फोकस में, क्योंकि मार्केट को लगता है क्लियरली कि ये विन विन है। अगर ये डील हो गई तो दोनों के लिए विन विन है। एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, एमएनसी फार्मा में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने करीब 5-6 महीने पहले 2 महीने पहले बात की थी एबट इंडिया की। एबट इंडिया में हमने 22-23 हज़ार पे बात की थी, उसके बाद उसमें वो स्पॉटलाइट पे आया था, उसके बाद वो वहाँ से उसमें करीब 20-30% से ऊपर का मूव आ गया। मेरे ख्याल से थोड़ी अगर आप मेहनत करेंगे ना, एमएनसी फार्मा जो इंडिया में यहाँ पर जिनका अच्छा बिजनेस है
वो अभी भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है। इनफैक्ट कई सारे ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं कि इफ इट ऑल ये डील होती है और डॉक्टर रेड्डीज एक्वायर कर लेता है तो शायद एक बहुत वेल सूटेड सौदा रहेगा। क्या रिपोर्ट्स क्या कह रही है एग्जैक्टली विवेक? वेल एक्चुअली आज सुबह नोमुरा ने एक नोट लिखा है हमारे खबर के ऊपर, हमारे नेटवर्क के खबर के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि देखो पास्ट रिलेशनशिप जो है डॉक्टर रेड्डी और नोवार्टिस का, इसके ऊपर ये बहुत स्ट्रेटेजिक और ये राइट फिट है डॉक्टर रेड्डी के लिए। और उनका मानना है कि डॉक्टर रेड्डी काफ़ी एग्रेसिवली बिड कर सकता है नोवार्टिस का ये पर्टिकुलर स्टेक के लिए। उन्होंने एक चीज़ बोला है, वैल्यूएशन हाई है बट उनका मानना है कि वैल्यू क्रिएशन जो होगा डॉक्टर रेड्डी के लिए वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। नोवार्टिस इंडिया करेंटली EV to EBITDA में भी 32.5 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ ट्रेड कर रहा है और जैसे हमने पहले कहा था 6.5 टाइम्स EV to सेल्स ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चीप नहीं है, बट हमेशा याद रखिए MNC फार्मा कंपनीज, कोई भी MNC कंपनी, इवन कैपिटल गुड्स देखो या आप फार्मा देखो, कभी चीप नहीं होते, वो ऑलवेज एट अ प्रीमियम डिस्काउंट करता है। ऊपर से जो मेन पॉइंट है डॉक्टर रेड्डीज, देखो ये जो पोर्टफोलियो है नोवार्टिस का, ये एक मैच्योर पोर्टफोलियो ऑफ ड्रग्स है, तो उनको अभी इस पर और R&D का खर्चा नहीं करना है। तो डॉक्टर रेड्डी के पास ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नोवार्टिस इंडिया का फील्ड फोर्स है एंड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स नोवार्टिस इंडिया का फिजिशियन कनेक्ट है। तो एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा, इसके साथ वो ग्रॉस मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। नोमुरा का मानना है कि डॉक्टर रेड्डी के लिए स्ट्रेटेजिक फिट होगा और वो मानते हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली परस्यू करेगा डॉक्टर रेड्डी ये डील। शुक्रिया विवेक इस पर्टिकुलर अपडेट के लिए। और आपको याद होगा कि 2022 में वैसे भी वो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन का करार किया था कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए जो नोवार्टिस के थे और डॉक्टर रेड्डीज उन प्रोडक्ट्स को पुश कर रहा था, उसमें वोवरॉन शामिल है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो भी इनके हाथ लगेगा। हमारे साथ अब इसी सेक्टर पर और डिटेल देने के लिए कंसल्टिंग फार्मा इंडेक्स एक नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। जुड़ रही हैं एक फार्मा एनालिस्ट शेखान बाय BNP पारिबा की रिसर्च एनालिस्ट फोरम पारेख। फोरम, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इन्हीं दो एंटिटीज़ के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहेगा नोवार्टिस का पूरा पोर्टफोलियो भारतीय बिजनेस खरीदना? मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए काफी बेनिफिट होगा बिकॉज उन लोग को एक नया सेगमेंट, नए थेरेपीज में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइक ऑन्कोलॉजी एंड ऑल। अभी डॉक्टर रेड्डीज इज फोकस्ड क्रोनिक सेगमेंट पे, तो नोवार्टिस के ड्रग्स लेने से उनको दूसरे थेरेपीज का भी एक्सेस मिल जाएगा। एंड डॉक्टर रेड्डीज की स्ट्रैटेजी है कि उनको इंडिया बिजनेस को भी उन लोग को एक्सपांड करना है। सो अभी रेवलिमिड उन लोग के लिए अच्छा प्रोडक्ट है और उससे जो कैश फ्लो आएगा, तो कैश फ्लो आ रहा है, तो वो पैसे से उन लोग डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस को बाई कर सकता है। सो मुझे लगता है इट इज अ विन विन सिचुएशन डॉक्टर रेड्डीज के लिए। एंड जो अभी एक्स रेवलिमिड एबिटा मार्जिन 25-26% बन रहा है, तो मे बी ये नए थेरेपीज में एंट्री मिलेगी। तो और इंडिया हमेशा से ब्रांडेड मार्केट रहा है, तो ये सब एबिटा मार्जिन को और भी ऊपर ले जा सकता है। एंड डॉक्टर रेड्डीज का ये स्ट्रैटेजी है कि एज पर H2 होराइजन उन लोग को एबिटा मार्जिन बढ़ाना है। सो दिस इज द राइट डायरेक्शन फॉर डॉक्टर रेड्डीज। एंड नोवार्टिस का मार्केट कैप इज आल्सो वेरी स्मॉल, 1100 या 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इतनी छोटी साइज, थोड़ा प्रीमियम वे दे सकते हैं लाइक 6 to 7 टाइम्स EV बाय सेल्स। पर अगेन द ब्रांड्स जो हम लोग वे लेंगे दोज आर गोइंग ऑफ पेटेंट, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रीमियम देंगे। एंड डिस्पाइट दैट सो वैल्यूएशन वुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव जो डॉक्टर रेड्डीज लेगा नोवार्टिस का कंट्रोलिंग स्टेक। ओके फोरम, गुड आफ्टरनून। तो नहीं, मैं समझ गया आपकी बातचीत, जो आप एक पॉइंट रेज कर रही हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज क्या आपकी प्रेफर्ड पिक्स में है इस समय, और क्या प्राइस टारगेट होंगे? और अगर ये डील हो जाती है, मान लीजिए यहाँ से और थोड़े प्रीमियम पे हो जाती है, तो क्या उन प्राइस टारगेट्स को रेज करने की जरूरत पड़ेगी? सो डॉक्टर रेड्डीज हमारा एक प्रेफर्ड पिक है अभी। रेवलिमिड इज डूइंग वेरी गुड एंड इंडिया बिजनेस आल्सो इज डूइंग वेरी गुड। ओवरऑल उनका ग्रोथ मोमेंटम इज इंटैक्ट। सो वी विल हैव टू सी कि क्या वैल्यूएशन पे डील होता है। ज्यादा वैल्यूएशन पे हुआ तो क्या वे डेट लेंगे या इंटरनल सोर्सिंग से ही उनका फंडिंग हो जाएगा। सो वो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। पर अभी डॉक्टर रेड्डीज इज अ प्रेफर्ड पिक।
और हमारा टारगेट प्राइस ऑन डॉक्टर रेड्डीज इज अराउंड 6500 रुपीज। तो आप कह रहे हैं 6500 का टारगेट है, लेकिन फोरम आपने भी नोटिस की होगी कि फार्मास पूरे स्पेस में रीसेंट पास में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आज के इस मूव में भी फार्मा इंडेक्स एक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अब तक इन अर्निंग्स में हमने एक चीज नोटिस की थी कि यूएस में बिजनेस में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। क्या वही ड्राइविंग फैक्टर है इस तेजी के पीछे, या फिर कुछ और प्रोडक्ट लॉन्चेस कुछ कंपनियां करेंगी वो शायद ज्यादा लुक्रेटिव बना रहा है फार्मा में इस समय कोई ट्रेड? दोनों चीजें हैं। जेनरिक्स के लिए प्राइस इरोजन प्रेशर जो पहले ज्यादा था वो अभी कम हो चुका है, एंड यूएस में ड्रग्स की शॉर्टेजेस भी चल रही है। सो दैट इज वाई जेनरिक बिजनेस का जो प्राइस इरोजन इंटेंसिटी था वो अभी कम हो चुका है। बट हैविंग सेड दैट, कंपनीज रियलाइज कर रही है कि दे वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स जेनरिक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, एंड देयरफॉर कंपनीज लाइक सन फार्मा जिसका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर रहा है तो उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। लुपिन ऑल्सो उनके स्पिरिवा ड्रग की वजह से उनका वैल्यूएशन काफी री-रेट हो चुका है। मार्जिन्स हैव कम एट पार विद पीयर्स, एंड देयरफॉर बहुत सारे ड्राइविंग फैक्टर्स है। कंपनीज जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में है उनको ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। बट हैविंग सेड दैट, हमने देखा ऑरोबिंदो का भी रिजल्ट अच्छा था, बिकॉज जेनरिक्स में ओवरऑल जो प्राइस इरोजन प्रेशर है वो कम हो चुके हैं, एंड सारे कंपनीज के प्लान्स आर आल्सो वेरी मच यूएस एफडीए कंप्लायंट सभी, तो वो भी एक ड्राइविंग फैक्टर है। एंड वंस उनका यूएस एफडीए अप्रूवल मिल चुका है तो उनको दूसरी ज्योग्राफीज में भी एक्सेस मिल रहा है। फोरम आपने काफी स्टॉक्स की बात की, मैं दो पर फोकस करना चाह रहा था, लुपिन और ऑरोबिंदो। लुपिन में एक वन वे री रेटिंग, ऑरोबिंदो में अच्छे नंबर्स के बावजूद रैली नहीं आती है और अभी भी ये स्टॉक काफी चीप है कंपैरेटिवली। लुपिन के मल्टीपल से कंपेयर करेंगे तो ऐसा क्यों है, और इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या हाउस व्यू है? ऑरोबिंदो की अगर बात करें तो उनके नंबर्स अच्छे थे, पर बिकॉज देयर इज एन ओवरहैंग, जो उनका यूजिया का यूनिट 3 प्लांट उन लोगों ने अभी लाइन वॉलंटरीली क्लोज किया है, तो वो लाइन अभी वो लाइन की वजह से, क्लोज शटडाउन की वजह से $20 मिलियन का इम्पैक्ट Q4 में आएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैनेजमेंट ने कहा है कि वो लाइन अभी FY25 बिगनिंग ऑफ FY25 से स्टार्ट हो जाएगी। And again, Revlimid is also a very good contributor for Aurobindo. तो overall हमें लगता है injectable sales and oral solids भी अच्छे perform कर रहे हैं, तो Aurobindo pick-up करेगा, in terms of market cap. But having said that, it is a completely generic portfolio, and generic players को थोड़ी complex generic से multiples कम मिलते हैं। So Lupin, because Lupin का Spiriva drug falls into complex generics, उसके वजह से margins उनके काफी बढ़ चुके हैं, तो that is why Lupin को थोड़ा ज्यादा multiple मिलेगा ऑरोबिंदो से। तो हमारा एज अ हाउस व्यू दोनों ऑरोबिंदो एंड लुपिन पे बाई है। हमने लास्ट क्वार्टर ही लुपिन को अपग्रेड किया था फ्रॉम होल्ड टू बाई, एंड हमने टारगेट प्राइस भी 1700 टारगेट प्राइस सेट किया था फॉर लुपिन, बिकॉज वी फील कि द स्पिरिवा एंड अदर ड्रग्स ऑल्सो, लुपिन के पास काफी अच्छी पाइपलाइन है। इट इज नाउ वेंचरिंग इनटू ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। उनका जो बिगेस्ट ओवरहैंग था ऑफ पीताम्बर यूनिट 2 प्लांट, वो प्लांट को EIR मिलने से ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स का सप्लाई इन द यूएस मार्केट चालू हो जाएगा, विच इज अ न्यू थेरेपी। सो ओवरऑल ये सारे कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में लुपिन को प्राइस इरोशन प्रेशर का डर नहीं रहेगा, एंड देयरफॉर हमें लगता है कि लुपिन में अपसाइड और भी हो सकता है फ्रॉम हियर। फोरम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बात इस समय फार्मा सेक्टर को लेकर, और मार्केट इस बीच थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पर ही, लेकिन एक स्टॉक जो आज थोड़ा प्रेशर में है वो है HDFC AMC। वहाँ पर आज थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एक बार जरा लेकर आइए स्टॉक पे HDFC AMC को। जैसा मैं कह रहा था आज पूरे HDFC ग्रुप की वो कॉल चल रही है, तो उसमें पता नहीं कुछ आया है नहीं आया है, लेकिन शरद जी आपके रेडार पर है क्या ये स्टॉक HDFC AMC?
हाँ, पिछले कुछ समय से काफी बढ़िया मूव हमने देखी है। देखिए अब क्या है, वैल्यूएशन वाइज शायद उतना क्रीम नहीं रह गया। एएमसी स्टॉक्स में आपको अगर सबसे सस्ते एएमसी स्टॉक्स खोजने हैं तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव शायद यूटीआई एएमसी और एबीएसएल एएमसी होंगे। बट लॉन्ग टर्म जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इनफ्लोज, किसी तरीके का स्लो डाउन तो विजिबल है नहीं। बट एचडीएफसी एएमसी अब मोटा मोटी पीक वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जितना बड़ा साइज हो गया है, हम सब जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक साइज के बाद स्केल अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह। और प्रशांत जैन के एक्सोडस के बाद ये कैसे वापस रियलाइन करते हैं वो भी एक देखने लायक चीज होगी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज में। तो वैल्यूएशन वाइज अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ नहीं बचती कंपैरेटिवली। मैं शायद यूटीआई एएमसी या बीएसएल एएमसी के संग जाना चाहूंगा, वहाँ वैल्यूएशंस कंफर्ट ज्यादा है। जहाँ इस बीच एक बार जरा मैं कोटक महिंद्रा बैंक को देख रहा था और एकदम से एक बड़ी सेलिंग थी इसमें, और करीब 0.12% इक्विटी आप देखें तो यहाँ पे जिसने हाथ बदला है करीब 24.239 लाख, यानी करीब 24,39,000 का एक बड़ा सौदा ट्रेड हुआ है। लार्ज ट्रेड की वैल्यू जो थी करीब करीब 422 करोड़ रुपए की थी, और स्टॉक डे लो पर। आई थिंक ये उतना ख़राब चार्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल डेड चार्ट जिसे बोलते हैं ना, वही है, डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। और आई मीन क्योंकि ये चंक ट्रेड हुआ है, लार्ज ट्रेड, तो आज के वॉल्यूम्स पिछले 5-7 दिन के वॉल्यूम्स के वनस्पत कहीं ज़्यादा हैं, और शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को पार करनी होती है। यानी क्योंकि मेरे को कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे इस पर बात नहीं करूँगा, बट मेरे को ट्रेड अपॉर्चुनिटी एक स्टॉक में नज़र आ रही है, दैट कंटेनर कॉर्प। स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैं बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहा था इस पर, लेकिन अभी तक 1685 का प्राइस मानस, इसके वॉल्यूम्स आज 29 जनवरी से लेके पूरी फरवरी के आप नोट करिए, अप्रॉक्सीमेटली 1.57 इसके वॉल्यूम्स हैं। और मैं इसके ऑप्शन एक्टिविटी को भी देखा था मानस, और ये जनवरी 2020 से जो चली आ रही राइजिंग चैनल थी मानस, उसको भी बाइसेक्ट करता हुआ है हार लेवल्स पे। आपका व्यू क्या बन रहा है, और कोई अगर ऑप्शंस की रीडिंग हो तो बताइएगा प्लीज़, कोई ट्रेड अगर इसमें आपको नज़र आ रहा हो। एग्रेशन काफ़ी है इस स्टॉक में इस वक्त। देखिए 5 दिन पहले जब 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था तो लग रहा था कि एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और वो मूव आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि चार्ट्स पे कोई वीकनेस नहीं है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 989 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके रख लीजिए, वहां पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखेंगे तो आप मेरे ख्याल से 1025 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी 5 दिन के मूव के बाद देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओके अच्छा, एक बार जरा वो नोवार्टिस वापस लेकर आइए। देखिए हम जो मैं एक अपना एक एनालिसिस बता रहा था, तब 7% ऊपर था हर्षिता, अभी देखिए स्टॉक 15% ऊपर। हाँ, सुबह भी बात हुई थी इसके कि देखिए एक बार कुछ चीज़ अगर बिकने को तैयार है तो, और वो भी इतना अच्छा एसेट, तो बहुत चीपली नहीं बिकेगा। इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। हमेशा चीज़ें जो है ना, ऐसी वाली चीज़ें महंगी मिलती हैं। चलिए अब आपको 4 का चौका इनफैक्ट स्टार्ट करते हैं। शिल्पा जी से हम लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद राजेश पालवे से एफएनओ सुपरस्टार, मानस चार्ट का चमत्कार लेकर आए हैं, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। कॉलकॉर मुझे लगता है कि एक मोमेंटम में है जो कंटिन्यू करेगा, शायद यहाँ पे अभी 1000 के ऊपर भी है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1030, 1050 के लेवल्स आपको 1-2 दिन में आते हुए दिखने चाहिए। तो यहाँ पे 1020 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 22 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 21 रुपए 50 पैसा है अभी, आप इसमें अभी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 17 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 27, देन 31 एंड 36 के टारगेट्स आपको आते होंगे। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए कॉल पर एक ट्रेड है, 1020 का कॉल लेकर चलें आप। राजेश पालविया बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो आयशा जी फोकस में अगेन फार्मा स्टॉक की, और उसमें सिप्ला यहाँ पे हम रिकमेंड करना चाहेंगे। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के। आज देखें तो करीब 3.5% के ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो सिप्ला फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1510, 1515 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 1455 के आसपास। ओके आपका ट्रेड सिप्ला 1470 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में। अभी भी चार्ट के चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही हम देख रहे थे, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1139 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स है, और 1200 रुपए तक के टारगेट आपको मैकडॉवेल में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 1160 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 17 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और इसमें आप करीब 45 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। मीनवाइल एकदम से 50 पॉइंट करीब निफ्टी गिर गया डे हाई से। एक बार कोल इंडिया का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। और कोल इंडिया में एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके बाद देखिए कैसे एकदम से कोलैप्स आया। और उन्होंने कहा है कि FY24 में एक्चुअली जो उनका लक्ष्य है प्रोडक्शन का उससे कम हो सकता है वो। ये बीच बीच में ना PSU कंपनियों में जिस कहते हैं एक रियलिटी चेक होता रहेगा, रैली रहेगी। अगेन ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, इसका ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये यही होता रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट है, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। हालांकि FY24 के लिए 9 मंथ के नंबर हमको ऑलरेडी पता है, तो बेसिकली ये Q4 के लिए थोड़ा सा एक अपडेट हो गया कि करीब करीब 10 MT तक इनका प्रोडक्शन जो है वो कम रह सकता है जो उनका टारगेट था उसके मुकाबले। तो इसके लिए कोल इंडिया यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार हमने ये 4 का चौका से विराम लिया, क्योंकि एकदम से मार्केट में इस तरीके का मूव आया। शरद जी, मैं आपके पास मिड कैप फंडा के लिए आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक बार ये जो न्यूज़ आ रही है, कोल इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है, इस पर कोई आपका क्विक रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है ये नॉर्मल है। इस साल के नंबर जैसा आप भी बोल रहे थे लगभग डिस्काउंटेड है, और फॉरवर्ड नंबर्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। वैल्यूएशन कैचअप की स्टोरी कोल इंडिया में लगातार प्ले कर रही है, मेजर पार्ट ऑफ इट प्ले कर गई है। 45-50 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट करेगी। अब जैसे जैसे कोल इंडिया में जो बाकी बिजनेसेस जो नए एनर्जी सेगमेंट में वो एंट्री की बात कर रहे हैं, वो जैसे जैसे रैंप अप होता है, मेरे हिसाब से जो सेकंड लेग ऑफ री रेटिंग है वो वहां से आनी चाहिए। तो अगले साल 2 साल मैं बहुत ज्यादा री रेटिंग की उम्मीद तो नहीं कर रहा, लेकिन PSUs में अभी ये बोलना बहुत रिस्की है जिस तरीके की रैली हम देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब लगभग 10 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत 10-11 टाइम पे अगर नेक्स्ट ईयर 45-46 के आसपास आती है, तो इन स्टॉक्स में अब थोड़ी भी नेगेटिव न्यूज इस टाइप की रिव्यू आने की गुंजाइश, मतलब स्कोप काफी कम है। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो आपको शार्प करेक्शंस दिखेंगी, तो उसी पे आपको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगले साल की अर्निंग पे बहुत ज्यादा चेंज इसकी वजह से पड़ेगा। बट प्राइस टू परफेक्शन लगभग प्राइस फेयरली है 10-11 टाइम पे, तो इसलिए ज्यादा स्कोप नहीं है और अपसाइड का। और जैसे जैसे नए वेंचर्स कंट्रीब्यूट करना चालू करते हैं अगले 1.5 से 2 साल में, मुझे लगता है वहां से एक नया लेग ऑफ री रेटिंग इन स्टॉक्स के लिए आ सकता है। इनफैक्ट मैं नंबर देख रही थी कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है पिछले 9 महीनों में, तो करीब 532 मिलियन टन मीट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है, और 780 था, तो रफली 70% तो डिलीवर कर ही दिया है। अब उसके बचे हुए 31% में 10 मिलियन टन कम होगा। ये ना आप देखना कल ही रिवर्स हो जाएगा। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना वो बस बहाना चाहिए था एग्जिट का। ये मतलब एक बात बताइए, आपने बोला 532 डिलीवर कर दिया, 780 उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, ठीक है ना। 9 मंथ्स में अगर 532 है तो रफली आप मान लीजिए कि 180 उसमें और जोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, तो 713 के करीब होता है। उससे तो बेटर ही कर रहे हैं, 770 कर रहे हैं वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो कम रहने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मार्केट में लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, इसमें कोई इतना सोचने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। और स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से एक कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है। अनुज, आप देखिए ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जब आई ना कि 10 मिलियन मेट्रिक टन ही कम होगा, वो स्टॉक जो करीब 2.5-3% नीचे गया था, अब 1.5% ही नीचे रह गया। बिल्कुल। खैर एनीवे, जैसा मैंने कहा हो सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी निकले। खैर अब मिड कैप फंडा रह गया था। शरद जी, आपका स्टॉक पिक? हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा एमटार टेक। रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी करेक्शन हमने देखी है, बट कंपनी की डोमिनेंट पोजीशनिंग है एरोस्पेस में, न्यूक्लियर स्पेस में, डिफेंस में और एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में। हमें लगता है जैसा कंपनी का फोकस है हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी में, उसमें आने वाले समय में उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगे। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी डेवलप कर रही है डिफेंस के लिए, प्रोपल्शन के लिए। उसमें अगर सक्सेस मिलती है तो वो एडेड एडवांटेज है। उसके बिना भी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स हैं उसकी जैसे जैसे सेल्स पिकअप होती है, खास करके यूएस मार्केट में और ग्लूम की तरफ से अगले 3 से 6 महीनों में, तो वहां से काफी बड़ी री रेटिंग आ सकती है। कंपनी डिफेंस, न्यूक्लियर, ये सब जगह से भी हमें लगता है नॉर्मली ग्रोथ काफी डिसेंट रहनी चाहिए। वहां कोई स्लो डाउन इस क्वार्टर भी विजिबल नहीं था।
बट बड़ा सेगमेंट क्लीन एनर्जी है, वहां हमें लगता है अगले 2 से 3 क्वार्टर में वापस नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। यूनिक पोजीशनिंग है कंपनी की। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की अर्निंग, लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो कंपनी के करीब 3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज के हैं। बट अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे वापस से ऑर्डर बुक नॉर्मलाइज होती है, हम ये उम्मीद करें कि वापस से स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आएगी। और नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 65 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी। 30-35 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2275 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एमटार टेक। ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट की एक बार फिर। नए हाइस पर मार्केट, यहाँ से अब कितनी तेज़ी और होगी और आपको कहाँ फोकस रखना है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाइपर सरिता के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट के लिए एक वन वे रैली रही है ये ऑलमोस्ट। ऑफकोर्स बीच बीच में एक आध बार झटके जरूर लगे, लेकिन वो ज़्यादा कोई बहुत बड़े नहीं। यहाँ से क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ से बड़ी रैली पॉसिबल है? और अगर ऐसा है तो इन्वेस्टर्स क्या करें इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ उस दिन मार्केट नया हाई बनाता है। सो आई डोंट नो कोइंसिडेंस है कि क्या है, पर सबसे पहला पॉइंट हम यही कवर करते हैं कि आज मार्केट वापस नए हाई पे। तो चलिए, अच्छा है। तो अच्छी रिटर्न बनी है इन्वेस्टर्स की अक्रॉस सेक्टर, स्पेशली सब कुछ सेक्टर्स पीएसयूज में आप अभी चर्चा कर ही रहे थे, मैं सुन रहा था। तो जैसा आपने कहा कोल इंडिया के बारे में कि ये डिप्स आते रहेंगे और इन्वेस्टर्स लेते रहे, अभी लंबी दूरी है रिटर्न्स की अभी भी। तो मुझे लगता है ये अभी भी ओवरऑल बेसिस पे भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है, क्योंकि मैं जिन इन्वेस्टर से बात करता हूँ, डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अभी भी इस कैश अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं। कोई भी फुली डिप्लॉयड नहीं है। और इंडिया में सबका फोकस है, लोग 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का व्यू ले रहे हैं। तो सवाल सबके मन में यही है और यही पूछते हैं कि किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। उस पे ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी कैपिटल आनी बाकी है। और मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में हमें दिखेगा वो कैपिटल फ्लोज, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है, जहां पे कोई भी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक या कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी करेक्शन में आएगा तो वो जल्दी बॉट आउट हो जाएगा। हमारा फोकस अनुज है 3 सेक्टर्स में, जिसमें पहले भी बात करी थी। एक मुझे लग रहा है लार्ज कैप फार्मा में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है ऑलरेडी। दूसरी एक जो है, जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, उसमें काफी रिस्पाइट आ रहा है अभी का, जिन कंपनी से हम बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है स्पेस, एक एवरग्रीन इंडिया की 10 साल की स्टोरी है, वो है आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस प्ले। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो भी ओवर एलोकेटेड है इन 3 स्पेसेस में। अच्छा अभय जी, इससे पहले कि कुछ मैं दिग्गज सेक्टर्स पे आऊँ, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। बैंकों पे बात करूं या फिर आईटी पे बात करूं या फिर कैपिटल गुड्स से बात करूं, मैं जरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की बात करना चाहता हूं। डिक्सन आज ऑल टाइम हाई पे है और साथ ही साथ वोल्टास और हेवल्स में मूव नज़र आ रहे हैं। डिक्सन बेस्ट परफॉर्मर रहा है लास्ट 1.25 साल का, 1.5 साल का, लेकिन वोल्टास के साथ कुछ इश्यूज रहे हैं। सर, ये वाइट गुड सेगमेंट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपका कोई प्रिफर्ड स्टॉक है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र सिंह। डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो आईपीओ जब उसका आया था तब से हमारे पोर्टफोलियो में है, और तब से हमने एक लंबे समय का कॉल लिया था। और मैं रेगुलरली इस स्पेस के बारे में और स्पेशली डिक्सन के बारे में बात इसलिए करता रहता हूं क्योंकि एक जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज डिक्सन है वीरेंद्र, क्योंकि उन्होंने काफी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया। मोबाइल, पहले टीवी में थे, फिर टीवी से मोबाइल फोन्स में आए, फिर उसके बाद अब हर तरह के कम्युनिकेशन हार्डवेयर, फ्रिजेस, जो भी आप कंज्यूमर वाइड ड्यूरेबल्स कह लें, वो उनका खुद का ब्रांड नहीं है, पर वो सारे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। और इतनी बड़ी कैपेसिटीज हो गई है उनकी कि एक ग्लोबल लेवल पे भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन गए हैं वीरेंद्र। सो ये एक मैं कहूंगा कि यहाँ जैसे आपने कहा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस चलेगी। मेरा कोई बाय कॉल नहीं है, एक डिस्क्लेमर है, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक भी है, पर सिंस हम बात कर रहे हैं इस स्पेस की, तो डिक्सन और एक तरह से मैं कहूँ एम्बर एंटरप्राइजेज, ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरे कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा मिलती है।
और फिर हम बात करें स्पेसिफिक ब्रांड्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स की, वोल्टास या हैवेल्स, ये खुद के ब्रांड बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनका एक लिमिटेशन ये है कि अगर कंज्यूमर डिमांड अच्छी रही तो इनका अच्छा प्रॉफिट होता है, पर अगर कंज्यूमर डिमांड थोड़ी भी स्लगिश है या रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर है, तो सिंस ये अपना खुद ही लार्जली मैन्युफैक्चर करते हैं, अब आउटसोर्स करना इन्होंने भी शुरू किया है, पर ये ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, ये थोड़ा लैग के साथ मूव करते हैं जब कंज्यूमर डिमांड आती है। तो कंज्यूमर डिमांड रोबस्ट है, स्टॉक्स ने भी कुछ नहीं किया काफी समय से, थोड़ी कैचअप रैली है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सस्टेन करेगी अभी। आफ्टरनून अभय, मैं इनफैक्ट बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पर आपकी राय लेना चाह रही थी। कंसिडरिंग अब तक हम इस मार्केट की तेजी में सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर की बात HDFC करते हैं, लेकिन वैसे इस ग्रुप ने भी, इन दो एंटिटीज ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। आज थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट लौटा है, लेकिन क्या ये सही समय होगा इन NBFCs में पोजीशन लेने का, स्पेशली बजाज फाइनेंस? गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपकी बात एकदम ठीक है। लोग HDFC बैंक पे और जो दूसरे कोटक बैंक जैसे स्टॉक से फोकस करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडर परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, बट बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, दोनों ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मार्केट्स, और ये एट द सेम टाइम इन स्टॉक्स ने इतना जबरदस्त रिटर्न भी बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कि 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है एक्सप्लेनेबल, क्योंकि इनकी लीडरशिप पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है। पर एट द सेम टाइम दो चीजें हो रही है हर्षदा, एक तो ये इनकी वैल्यूएशन जो है वो सस्ती नहीं है डिस्पाइट साइडवेज करेक्शन। आप बुक वैल्यू मल्टीपल देखें तो अभी भी ये अपने इंडियन पीयर्स और ग्लोबल पीयर्स से बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। अभी भी मुझे लगता है बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन 5 टाइम बुक वैल्यू पे होगी, जो उसको दुनिया की सबसे महंगी NBFC बना देता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस समय ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जहां पे वो डिप्लॉय करें जो सस्ती हैं, और ग्रोथ वहां पे भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी को डाउट नहीं है कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस इंडिया में ग्रो करेगा अगले 5 साल। अगर GDP हमारा 8% ग्रो करेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस 15-16% ग्रो करेगा। तो उसमें अगर आपको ऐसी बेट्स मिले जो स्केल अप हो सकती है, और अब अपॉर्चुनिटीज भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए, थोड़ा ओवरऑल स्टॉक्स भी थे ये, तो उसकी वजह से भी साइडवेज करेक्शन रहा, पर मुझे लगता है कि टुवर्ड्स फैग एंड में है हम शायद इस करेक्शन के, टाइम करेक्शन के, और थोड़ा पिकअप इसमें इन स्टॉक्स में भी वापस आना चाहिए। अच्छा भाई, तब एक बार जरा औरोबिंदो फार्मा का चार्ट लेकर आइए। ये स्टॉक आज फिर अगेन हायर लेवल से स्लिप हो रहा है और अब डे लो पर इस समय ये स्टॉक। अब फार्मा में क्या पिक्स रहेंगी आपकी, क्योंकि काफ़ी शानदार मूव्स देखे हमने, खासतौर से लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में। जी बिल्कुल, फार्मा पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है अनुज। पिछले 6-9 महीने से, 6 महीने से स्पेशली, जब हमने अगेन फुल डिस्क्लोजर के साथ बाय रिकमेंडेशंस नहीं है पर डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज ऐड किया था, और अभी भी हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उस स्पेस में। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत एक मीनिंगफुल मैक्रो ट्रेंड क्रिएट कर रही है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए। एक तो US में क्रिटिकल जेनरिक्स की बहुत शॉर्टेज है इस समय, और इनफैक्ट US जो FTC है, फेयर ट्रेड कमीशन है, उसने पिछले हफ्ते एक पूरा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कि ये शॉर्टेज क्यों है, और एक उसका प्राइमरी रीजन है कि जो 3 प्राइवेट एजेंसीज हैं जो US गवर्नमेंट के बिहाफ पे जेनरिक सोर्स करती हैं दुनिया भर से, उन्होंने प्राइस पॉइंट्स इतने गिरा दिए थे, इतना प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट किया मैन्युफैक्चरर्स पे कि काफी मैन्युफैक्चरर्स बंद हो गए, लकीली नॉट इन इंडिया। पर उसकी वजह से सप्लाई में भी प्रॉब्लम आई है, और अब कीमोथेरेपी जैसे बेसिक जेनरिक्स है उसकी 2-2 महीने की शॉर्टेज है US में। तो इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है अनुज इंडियन जेनरिक एक्सपोर्टर्स पे, लार्ज एक्सपोर्टर्स पे, कि एक प्राइसिंग पावर जो उनके पास पिछले 3-4 साल से नहीं थी वो बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ रही है। दूसरी, जो US FDA है वो काफी फ्रेंडली है इस समय इंडियन कंपनीज के लिए। जो इंडियन कंपनीज ने भी मेहनत करी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बढ़ाने में, पर FDA का भी अप्रोच काफी पॉजिटिव है अभी इंडियन कंपनीज के। और तीसरी बात जो मुझे लगता है सबसे बड़ा अल्फा क्रिएट करेगी इस साल फार्मा कंपनीज के लिए, फार्मा सेगमेंट के लिए, कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनकी जो पाइपलाइन है लॉन्चेस की, वो मेरे ख्याल से मैंने 10 साल में इतनी अच्छी पाइपलाइन नहीं देखी है। मतलब 125-150 नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस की तैयारी है इस साल में। तो ये 3 फैक्टर जब मैं ऐड करता हूँ अनुज, तो मुझे लगता है ये जो फार्मा स्टॉक्स की जो रैली है ये प्रोबेबली सरप्राइज करेगी इन्वेस्टर्स को इस साल।
ओके अभय जी, एचएफसीज में आज हमने माफ़ कीजिए एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एक मूव देखा है और इनसे कहीं शार्प रही हैं एचएफसीज। आप लोगों ने बीते 3 महीने में क्या क्या ऐड किया है पूरे एनबीएफसीज चंक में, या फिर आपका प्रेफर्ड कोई एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो? जी, हाउसिंग फाइनेंस से वीरेंद्र अभी हम थोड़ा बाहर हैं, उस स्पेस में हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, और वो इसलिए कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गया है, लो मार्जिन स्पेस है। हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है इंडोस्टार, जिसका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, और वो पोर्टफोलियो काफी फास्ट ग्रो हो रहा है इंडोस्टार का। वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करते हैं, 7 से 8 लाख रुपए के लोन देते हैं। तो एक इनडायरेक्ट हमारा वो प्ले है, पर डायरेक्ट प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी कोई नहीं है पोर्टफोलियो में वीरेंद्र, और वो सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है ये अभी भी एक लो मार्जिन बिजनेस है, और उस लो मार्जिन बिजनेस का प्रेशर आपने देख ही लिया एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर जब से वो एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अभी भी इमर्जिंग स्पेस है, जिसमें इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए। बड़ा स्पेस है, ग्रो भी करेगा, पर कंपटीशन भी काफी है, और पीएसयू बैंक्स बहुत एग्रेसिव है इस स्पेस में इस समय हाउसिंग फाइनेंस में। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल का समय है अभी, और मुझे लगता है 1-2 साल लो मार्जिन बिजनेस रहेगा ये। लाल व्यू। अच्छा, मैं एक आपसे पूछना चाह रही थी, टेलीकॉम स्पेस में भारती कैसा पॉइज्ड है? और कुछ देर पहले ऑफ कोर्स हम रिलायंस डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर क्लियरली वो साइंस दिखने लगे हैं तेजी की, लेकिन प्योर प्ले अगर आप भारती एयरटेल पर देखें, ये स्टॉक भी पिछले 6 महीने में डिसेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये 1150 के आसपास आ जाएगा। करंट लेवल्स पर कुछ और अपॉर्चुनिटी है तेजी की? आरपू फंड पर तो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस जारी है। आई थिंक अगेन वेरी रैपिडली ग्रोइंग स्पेस है हर्षदा। मुझे नहीं लगा था 1150 पे आ जाएगा, तो अगर आपने जैसे पूछा कि किसी को लगा था, मुझे तो नहीं लगा था, पर अच्छी बात है। आई थिंक जो सेक्टर में ग्रोथ है, प्लस आरपू जो इनका बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ बढ़ रहा है, कस्टमर्स के लिए शायद अच्छी बात नहीं है, पर शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा है। और जिस तरह से डेटा यूज हो रहा है इंडिया में, और जिस तरह से और अपॉर्चुनिटीज, एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, मीडिया में इमर्ज हो रही हैं, तो मुझे लगता है रिलायंस, जियो और भारती दोनों के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है काफी कुछ जो रिलायंस का भी आउट परफॉर्मेंस हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में, वो भी ज्यादा इसलिए आया कि उसमें जो टेलीकॉम के जो नंबर्स हैं वो काफी इंप्रूव हुए हैं। तो मुझे लगता है पर जितनी कैचअप रैली थी अभी हो गई है भारती एयरटेल में, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि यहाँ से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा अब। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब कल की तैयारी करते हैं, पहले ये यतिन से जानते हैं डीलिंग रूम में क्या सुनने को मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स और दोनों ही पीएसयूज। सबसे पहले जीएनएफसी की बात करते हैं। यहाँ ओपन इंटरेस्ट में 3 से 4% का आपने ऊपर जाते हुए देखा है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिल रही हैं फेब सीरीज में, और अगर आप डीलर्स की माने तो यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं 685-700 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। इसके अलावा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक स्टॉक है जो अपने की डे मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी डीलर्स को लगता है पोजिशनली 200-210 तक के टारगेट्स मिलने चाहिए, और काफ़ी सारे दिग्गज एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों ही जीएनएफसी और बीईएल में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, जीएनएफसी और बीएल में ये 2 ट्रेड्स जहां पे डीलर्स को कन्विक्शन है कि अभी स्विंग्स में पैसा मिलेगा हाई साइड पे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आइए। निफ्टी बैंक अगर मैं डे हाई से कंपेयर करूं तो आई थिंक इट्स डाउन अबाउट 250 पॉइंट्स, और निफ्टी को अगर मैं कंपेयर करूं तो करीब करीब ये डे हाई से 90 पॉइंट नीचे है। अनुज, आज सुबह भी हमारा डिस्कशन 8 बजे हुआ, 9 बजे हुआ, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड्स पिक किए गए थे। 22,200 तक हम गए, 46,720 तक निफ्टी बैंक गया, बट ये इंट्राडे कोलैप्सेस मिल रहे हैं। ऐसे में एक पोजिशनल अप्रोच और डे अप्रोच दोनों क्या रहेगी एट दिस क्लोजिंग? बिल्कुल वीरू, देखिए डे अप्रोच में तो खैर अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 20 मिनट बचे हैं, तो मेरे ख्याल से डे ट्रेड तो अब आप अवॉइड ही करेंगे। निफ्टी बाय करिए, और ये अगर आपको कोई और डिप मिले तो उसमें और ऐड करिए। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है इस समय मार्केट में, बाय ऑन डिप्स, और अभी डिप मिल रही है तो डिप पे बाय करिए और ऐड करिए। ये ज़रूरी है कि आप ऐड करें, कैरी करें पोजीशन। और देखिए मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा। वैसे कल आपको यूएस मार्केट से कोई क्यूज मिलने वाले हैं नहीं, तो कल आपको एक गैप डाउन के रिस्क बहुत कम है। अगर वो गैप डाउन आ भी गया बाई चांस,
वो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए। ये मार्केट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ये ऑल टाइम हाई पर टिकने को तैयार है अब, ठीक है ना, वरना मार्केट बहुत बुरा कोलैप्स करता। और ठीक है, ये सब बीच बीच में बैंक एक्स वगैरह की एक्सपायरी की वजह से सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन बैंक निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड ना लें। ट्रेड सारी की सारी निफ्टी में ही लें, बैंक निफ्टी में मत लें अभी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी क्लियरली आपको बता रहा है कि वो एक 46,600 46,800 का जो जोन है ना, उसको क्रॉस करने को तैयार नहीं है। आज का हाई हालांकि फ्राइडे के हाई से हायर है, लेकिन फिर भी वो 46,800 नहीं क्रॉस करने को तैयार है अभी के लिए। तो कुछ दिक्कत है यहाँ पर। निफ्टी पर मेरा व्यू ये बन रहा है कि अब मंथली एक्सपायरी जो 29 तारीख को महीने के लास्ट दिन पर है, 22,500 तक के टारगेट मुझे लग रहा है ओपन हुए हैं निफ्टी में। और ठीक है, आज का क्लोज थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन अब सब कुछ नहीं मिलेगा आपको कि इंटरडे में भी ट्रेड मिल जाए, पोजिशनल भी मिल जाए। मेरे ख्याल से थोड़ी सी हिम्मत करके आपको कैरी करना चाहिए। जी हाँ, हिम्मत करके कैरी करना पड़ेगा। और बतौर जैसे कि अनुज ने कहा कि इंडेक्स अगर आप निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको एक डे ट्रेडर के तौर पे ही काम करना पड़ेगा। बट आई थिंक HDFC बैंक ये और एक कोटक मेरे ख्याल से आज आई थिंक जाते जाते जो निफ्टी बैंक को सिंक करने का पूरा का प्रोसेस था वो शायद इन्होंने शुरू किया। लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे लगभग 0.12% इक्विटी ने हाथ बदला आज एट डे लो, एंड HDFC बैंक ऑल्सो एट डे लो। निफ्टी IT ने क्या किया फाइनली, अगर आप देखें मिड सेशन में इसके तरफ से एक रिकवरी थी, लेकिन जाते जाते ये एक बार फिर से 119 अंक शेड करके जा रहा है। तो पर याद रखिएगा आज US मार्केट शट है, एक बात याद रखिएगा। डिक्सन आज का टॉप गेनर 5% के गेन के साथ एट 6734 ऑल टाइम हाई पर क्लोज होता हुआ। यहाँ से अभी काम करते हैं, BTC ट्रेड्स का क्रम शुरू करते हैं। मानस, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए भारतीय एयरटेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में खरीदारी करिए, क्योंकि अब लग रहा है कि बेस बन गया है भारतीय एयरटेल में। आज इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1134 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1165 तक के टारगेट आपको भारतीय एयरटेल के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। 1150 का कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 12 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं। 25 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको शायद देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे एक चीज़ मैं कहूँगा, जब भारती में वो 610 रुपये वाला एक जोन क्लियर हुआ था जिसमें प्रमोटर ने स्टेक सेल किया था, तब मैंने एक भारती पर एक व्यू लिया था कि यहाँ आपको 1200 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था मैंने कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन 1200 का मेरा व्यू था उस समय भारती पर, लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर ये रहा है। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? अनुज जी, आई स्टिल गो विद टाइटन। मुझे टाइटन यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। 3690 3680 फ्यूचर्स में होल्ड कर रहा है, तो रिस्क रिपोर्ट अगेन बहुत फेवरेबल है। मुझे लगता है ये कल तक आपको 3750 3800 तक भी आपको एक मूव शायद दिखाए। ओके, तो टाइटन वो ट्रेड जो पहला ट्रेड था आज के लिए शिल्पा जी कैरी, वो भी कल के लिए कैरी करना चाहेंगी। अमित, आप क्या ट्रेड लेंगे? जी मैम, मैं इन्फोसिस लेके जाना चाहूंगा। 1701 का प्राइस है। यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है और प्राइस अपने 10 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 1700 पे हाईएस्ट कॉल राइटर का बेस है। कल के सत्र में अगर थोड़ा सा ही ऊपर रहा तो वहां पे प्रेशर आ सकता है कॉल राइटर्स पे। तो 1683 छोटा सा स्टॉप लॉस एंड 1734 के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस। राजेश पालवे जी, आपके कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, क्यूमेंस इंडिया को यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। हमें लगता है क्यूमेंस इंडिया में मोमेंटम कल के सेशन में भी कैरी होता हुआ दिखेगा। 2665 2670 तक की अपसाइड BTST पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2628 के आसपास। ओके, गाबा सर, आप क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? जी, सिप्ला मुझे पसंद है। 1468 पर ट्रेड करता है सिप्ला। 1462 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 6 रुपए का। और साइड जो टारगेट है 1480 के। यस, सिप्ला पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, सिप्ला एक अपॉर्चुनिटी है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नजर तो सुबह डेफिनेटली भारती पे थी, लेकिन भारती के बाद अगर कोई अच्छा लगता है वो B2 बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है, तो अगर मुझे एक के साथ जाना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन बजाज फिनसर्व। यहाँ पे देखिए, बजाज फिनसर्व में एक ब्रेकआउट हुआ है 1600-1620 के आसपास का एक क्लस्टर था, इसके ऊपर ही ये क्लोज रहा है, तो इसे एक्सक्यूज मी इसे बाय करके लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 1600 का, और इसका जो कल का पड़ा होगा, कल का जो टारगेट होगा बजाज फिनसर्व का, वो रहेगा 1650 से लेके 1660।
ओके अच्छा, एक चीज़ है कि थोड़ा सा वापस मार्केट कोल इंडिया में जो रिकवरी बन रही थी उसमें फिर से डिक्लाइन आई। आई थिंक कुछ और स्टेटमेंट्स आई उनकी ई ऑक्शन को लेकर, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर। आई थिंक उसको मार्केट ने थोड़ा और नेगेटिवली ले लिया। इसके लिए वो स्टॉक अब डे लो पर करीब 4.5% नीचे यहाँ पर। मानस, जनरली स्टॉक में अगर आपने डिक्लाइन पे बाय किया तो बहुत पैसा बना है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ के साथ डिक्लाइन आई है यहाँ पर, अब क्या व्यू होगा? देखिए, फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास एक पोजिशनल ट्रेड है जहां आपने थोड़ा सा मीडियम टर्म का आउटलुक लेके कोल इंडिया में खरीदारी की हुई थी, तो मेरे ख्याल से वो बने रही है, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिक्लाइन जरूर है, बट आई थिंक ये केवल एक रिएक्शन है, और बीच में भी कुछ दिनों पहले भी इस तरह का डिक्लाइन देखने को मिला था। आई थिंक अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए 430 के स्टॉप लॉस से। पोजिशनल टारगेट मेरे हिसाब से तो अभी भी 520 530 के आते हैं, तो इस गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 430 के आसपास के रहेंगे। 430 का स्टॉप लॉस और आप बाय साइड पर रहेंगे। अच्छा, वो ई ऑक्शन पर जो स्टेटमेंट आया है कि ई ऑक्शन का जो प्रीमियम थर्ड क्वार्टर में 117% था वो घटकर 45% पर आया है, और उसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, इसीलिए वो स्टॉक भी अब करीब 4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो वो प्रोडक्शन मिस होगा, दैट्स ओके, क्योंकि वो 10 MT का ही प्रोडक्शन मिस की बात हो रही थी। लेकिन ये ई ऑक्शन में जो गिरावट आई है, जो प्रीमियम में गिरावट आई है, उसको लेकर क्लियरली मार्केट थोड़ा सा निराश होता हुआ दिख रहा है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर दोनों तरफ तेज़ी और मंदी के मूव्स देखने को मिले हैं। एक तो आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया जो बड़ा मूवर रहा है कोल इंडिया लूजिंग एंड पर, लेकिन साथ ही विनिंग एंड पर आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल 2% ऊपर जाकर क्लोज होगा। आज ब्रिटानिया, ITC, HUL, इनमें कुछ एक्शन रहा है। ITC की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें ब्रिटानिया, HUL में कोई ट्रेड लाइक सिचुएशन उभरी है क्या? आज कल के लिए कुछ काम करेंगे ट्रेड्स, अगर कोई आज कैरी करता है? जी मैम, ब्रिटानिया का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं है मैम, इट्स जस्ट पुलिंग बैक टुवर्ड्स 100 EMA। तो उससे बेटर मेरे को ITC सुबेरे से लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और मुझे लगता है ITC ओवरसोल्ड जोन में है। तो एक टेक्निकल बाउंस इसमें बन सकता है, जैसे कि HDFC बैंक में बना था, विच कैन टेक इट टू 420 425 के लेवल्स, और स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 404 रुपए का। ये तो ITC शायद एक बेहतर ट्रेड है। 404 का स्टॉप लॉस और 420 तक का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, इस बीच वायदे बैन में कुछ और एडिशंस होंगे, जो नाम शामिल हो सकते हैं और जो बैन से बाहर निकल सकते हैं, वो पोजीशन वाइज आपके लिए डेटा पॉइंट स्क्रीन पर है। बायोकॉन 103% की मार्केट वाइड पोजीशन हो चुकी है यहाँ पर, तो ये बैन लिस्ट में शामिल हो सकता है। वहीं GNFC में करीब 95% तक की पोजीशन है, वो भी दरअसल शामिल होने की तैयारी में है। क्या कहां पर कूल ऑफ हुआ है और कौन सा स्टॉक दरअसल बैन से बाहर आ सकता है? एक है अशोक लेलैंड और दूसरा है डेल्टा कॉर्प। दोनों की पोजीशंस करीब हल्की होके 80% के आसपास आई हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए वो ताज़ा अपडेट वायदे बाजार की बैन की सूची में। एक बार फिर डिक्सन टेक स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि 5.5% के गेन्स उधर देखने को मिले हैं। OI एडिशन 7% का है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको याद होगा जब मैंने मेंशन किया था, तब महज 2-2.5% की तेजी देखने को मिली थी। ये ट्रेड तो डेफिनेटली कैरी करने वाला है, राइट राजेश पालविया? बिल्कुल आशा जी, डिक्शन में तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये स्टॉक हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ से कैरी करना चाहिए। स्टॉक में हमें लगता है कि फर्दर हायर साइड के टारगेट, क्योंकि स्टॉक का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक इसने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम बना है, इसके नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है अब 7,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी करें। स्टॉप लॉस जो होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो होगा 6,695 के आसपास। बहरहाल अब हम डेरिवेटिव्स के अपडेट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रेड रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। 1010 की कॉल जो हमने मार्क की थी कैनरा बैंक की, सॉरी कॉनकॉर की, 27 पे डे हाई पर, और यही कॉल मेरे ख्याल से शिल्पा जी ने थोड़ा सा ऊपर की 1020 की स्ट्राइक पिक किए थे, तो दोनों ही स्ट्राइक्स अच्छा करके गई। इसमें मोमेंटम है, नज़र रखिएगा और डेटा थोड़ा सा रीड कीजिएगा। और एक स्टॉक और आई थिंक मार्क किया था, दैट वाज डाबर, वो भी ऑप्शन काफ़ी चला। डाबर करीब 550 तक का स्विंग देके आया था, 235 तक का। अब आते हैं, एक काम करते हैं, आज के जो डेरिवेटिव्स के स्टैट्स हैं, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्टिंग और लॉन्ग के।
आपकी स्क्रीन पे सेट्स आएंगे। हालांकि निफ्टी बैंक इंटरडे हाई से काफ़ी शेड हुआ है, निफ्टी भी करीब करीब 70 पॉइंट शेड हुआ, लेकिन इवनली पॉइज्ड है। आई थिंक ज़्यादा झुकाव जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग की तरफ रहा। 55 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 41, शॉर्ट लगभग 63, लॉन्ग अनवाइंडिंग 26 पे। डिक्सन आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। MCX, GMR एयरपोर्ट्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सरकारी कंपनियों के खेमे में आज दिन था कंटेनर कॉर्प का। अभी बात ही हो रही थी इस पे। डेल्टा कॉर्प पे खबर, माफ़ कीजिएगा, स्टैट्स अच्छे थे, शॉर्ट कवरिंग हुई। बलरामपुर चीनी पे खबर का स्ट्रॉन्ग बहुत इम्पैक्ट। ग्रेसिम 3%, बजाज फिनसर्व आज B2 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। पॉलीकैब में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई। शॉर्ट बिल्डअप किस पे था? कोल इंडिया, स्पेशली अगर आप देखें क्लोजिंग में जो इनके उत्पादन के आंकड़े आए और लक्ष्यों के आंकड़े आए, जो थोड़ा जो डाइवर्जेंस था उसमें, उसके चलते HDFC AMC आज पूरे ग्रुप पे प्रेशर था। बाकी ल्यूपिन, HPCL, ओवर रियल्टी इनकाउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की, उसमें जी एंटरटेनमेंट, कैनरा बैंक में प्रॉफिट्स कुछ कैश पे कन्वर्ट हुए। मणप्पुरम फाइनेंस में यही केस रहा, नाल्को में केस यही रहा और परसिस्टेंट सिस्टम करीब 1.5% नीचे रहा और आज यहाँ भी पेन था। बट 1% मेरे बातचीत करते करते डिक्सन और ऊपर चला गया है और एक शार्प मूव और एक स्टॉक में मार्क कर दूंगा, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए और मूव स्ट्रॉन्ग है इसमें। एक बार आप लेके आइएगा डॉक्टर लाल पैथलैब। राजेश पालवी जी, मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहूँगा, बट इसके 2 दिन के वॉल्यूम्स को देखिए आप डॉक्टर लाल पैथलैब के। आज भी ये 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री को अपने साथ ले जा रहा है, जो कि शुक्रवार को नहीं कर पाया। आज ये 2 दिन के वॉल्यूम लास्ट 10 दिन के वॉल्यूम से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स हैं। राजेश जी क्या कहते हैं? आई मीन कोई बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है यहाँ पर? तो वीरेंद्र जी देखिए, डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट 10-12 दिन का अगर आप डेटा देखें तो, और ब्रेकआउट के बाद अब फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे आना ड्यू है। और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से ब्रेकआउट को सस्टेन किया है, यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे स्टॉक 2520, 2530 के रेंज को क्रॉस करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 2600 की तरफ बहुत जल्द आते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल यस, एक कंसोलिडेशन का पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है और नियर टर्म ट्रेजेक्ट्री में एक ब्रेकआउट भी बना हुआ है। पोजीशन कैरी की जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2470 के आसपास। अपसाइड में 2520 के बाद ये 2600 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए एक बार जरा डिक्सन को रिविजिट करते हैं। आज सुबह सुबह खुलते ही पहला क्विक सिंगल जो मानस ने दिया था वो था, मेरे ख्याल से सुबह के तो सारे टारगेट्स मीट हुए। उसके बाद मानस ने स्टॉप लॉस भी रिवर्क किया था। मानस बहुत शानदार कॉल रही वो। आज सारे टारगेट आपके हिट हुए और वो काफ़ी आपके अग्रेसिव टारगेट्स थे, आई मस्ट से, क्योंकि सुबह सुबह 6700 का टारगेट उस समय देना जब स्टॉक 6450 के करीब था। ऑप्शन का भी टारगेट आपका बहुत ब्यूटीफुली हिट हुआ। तो बधाई के पात्र हैं आप। बताइए अब यहाँ पर इस ट्रेड को फुल्ली बुक करें, पार्शली बुक करें या ऐड करें? थैंक यू अनुज जी फॉर अप्रिसिएशन। देखिए डिक्सन में जो इंटरडे रिकमेंडेशन मॉर्निंग में दिया गया था उसके टारगेट 6700 के थे। तो अगर एक दिन में 200 रुपए का मूव आपको डिक्सन में मिल जाए तो मेरे हिसाब तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ये डिस्क्लेमर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट भी बुक कराया है, लेकिन वो केवल एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म का कॉल था, 2 दिनों 3 दिनों का कॉल था। अगर हम पोजिशनली बात करें तो देखिए इस ब्रेकआउट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इस ब्रेकआउट के अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो कम से कम 7300 के आसपास के रहेंगे। तो अगर आप एक पोजीशनल ट्रेडर है और 2 से 3 मंथ स्टॉक को रख सकते हैं, तब तो आपको टारगेट 7300 के आसपास के रखने चाहिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अब आप 6500 के आसपास कर लीजिए। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आपको डिक्सन में है, लेकिन स्टॉप लॉस इसको रिवाइज कीजिएगा। मानस ने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग सलाह दे दी है। सेकेंड हाफ में धमाकेदार तेजी स्टॉक में बनी, बहुत बढ़िया मूव्स इसने अपने नाम किए हैं। तो जहां पर आज डे हाई बना वहां से हम थोड़ा सा हल्का ही नीचे जाकर बंद होंगे, लेकिन मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा। एक तो और ट्रेड्स जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी, ऑटो कंपनियों में बजाज ऑटो थोड़ा सा रेजिलियंट है। एटलीस्ट 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में 1% के गेंस मारुति में देखने को मिले हैं। राजेश सातपुते, बजाज ऑटो कंसिडरिंग B2 में आपकी नजरें थी बजाज फाइनेंस फिनसर्व पर, बजाज ऑटो भी रेडार पर आया क्या? बजाज ऑटो में जिस तरह से रैली है, दिक्कत ये होती है कि इसमें एंट्री कहाँ करें, क्योंकि वन वे चल रहा है, पिछले 8 दिनों से लगातार हायर हाइज बना रहा है। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है, तो यहाँ पे अगर पोजीशन है तो आप इसमें से बने रहे। इनफैक्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 8300 का,
और मेरे हिसाब से अगर आप कल की बात करें तो इसका टारगेट 8,550 से 8,600 लेके चले तो दिस इज अ क्लियर कट, आप कह सकते हैं कि इट्स अ बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट। तो एट अ लेवल ऑफ दिस इट्स अ होल्ड। जी हाँ, बजाज ऑटो। और बट स्क्रीन पे याद रखिएगा, अगर मैं इस वक्त रीड करूँ, मोमेंटम को रीड करूँ, तो सिर्फ डिक्सन और अभी जो पैनल ने रिकमेंड किया उसमें एक कमेंट्स, ये दो स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। कमेंट्स एट 2668 ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे यानी ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। और एक स्टॉक जिसका जिक्र थोड़ा सा आज कम हुआ लेकिन फिर भी मैं मार्क करना चाहूँगा, दैट्स पेट्रोनेट। थोड़ा सा इसको रीड कीजिएगा और बहुत संक्षेप में राजेश सतपुते जी का इस पे व्यू लेता हूँ। 280 to 85। राजेश जी, लग रहा है वॉल्यूम्स को देख कर के अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ ये स्टॉक। आपका व्यू, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड बट व्यू कल के लिए? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और मुझे लगता है जिस तरह से अपने 10 डीएमए को ये आप कह सकते हैं कि होल्ड कर रहा है, और ये जो 10 डीएमए का लेवल है वीरेंद्र जी वो करीबन 275 के आसपास है, 283 का क्लोज है। तो मुझे लगता है यहाँ पे यस इट्स अ क्लियर कट होल्ड। मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी इसका जो टारगेट है वो करीबन 300-305 का है। अभी देखना है ये कल परसों में आता है कि नहीं, लेकिन यस काउंटर में होल्ड डेफिनेटली रहेगा। 275 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए अगर किसी को लॉन्ग बनाना है तो 270 या इसका स्टॉप लॉस होगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक और स्टॉक जिसकी शायद हम बातचीत करते नहीं है, शायद अनफेयर है, वो है बॉश। एक बार बॉश लेकर आइए और अब 29,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। बॉश का एक महीने का चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, और ये देखिए ये है बॉश का आज का चार्ट, और एक बार जरा इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए। हाँ देखिए, एक महीने में 25% के रिटर्न। एफ&ओ काउंटर है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 29,000 क्रॉस कर लिया अब इसने। यहाँ पर अमित सेठ जी, कोई व्यू है क्या आपका बॉश पर? जी जस्ट लाइक अनु जी, बजाज ऑटो की तरह यहाँ पे भी कोई पुल बैक नहीं है। पिछले 9-10 दिनों से एक स्टॉक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ हायर हाई बना रहा है। तो करंट प्राइस में एंट्री करना मुश्किल है, लेकिन जिनकी पोजीशन है बने रहे, मोमेंटम इज स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। 28,400 का स्टॉप लॉस रख के इसको राइट करना चाहिए अभी। ओके, बिल्कुल, बहुत शानदार मूव्स बॉश में। चलिए, मार्केट में जो हल्की सी डिप आई थी वहाँ पर फिर थोड़ी सी बाइंग आई। 22,125 पर हम एंड कर रहे हैं। एकदम हाईएस्ट पॉइंट नहीं है डे का, लेकिन फिर भी काफ़ी शानदार क्लोज मानी जाएगी ये। और जो प्रीवियस हमारा इंट्राडे हाई था 22,126, उसके आसपास इस बार हम बंद हुए हैं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है निफ्टी के लिए। करीब 82 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय बंद होता हुआ। और उसके अलावा बैंक निफ्टी डे आई थोड़ा स्लिप हुआ 175 पॉइंट ऊपर, लेकिन फिर भी करीब 0.4% ऊपर। आज निफ्टी आईटी ने थोड़ा प्रेशर डाला, हालांकि इंटरडे में रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड फिर हल्की सी गिरावट आई यहाँ पर करीब 0.3% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स ने आज फिर आउट परफॉर्म किया पूरे दिन। टुवर्ड्स द एंड सेम परफॉर्मेंस थी निफ्टी जैसी, लेकिन 0.35% ऊपर। स्मॉल कैप में अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, करीब 0.5%। और एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1400 बढ़ने वाले शेयर और करीब 900 यहाँ पर गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल इंडिसेस में आजकल हम सीपीएससी से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी दोनों के दोनों इंडिसेस में। उसके अलावा ऑटोज इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर, एफएमसीजी 3/4% ऊपर, मेटल्स फ्लैट था। आज का फार्मा इंडेक्स वन ऑफ द स्टार्स था, करीब ऑल टाइम हाई पर 1% ऊपर। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी करीब 0.5% की तेज़ी। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स हल्का सा नीचे था और ऑयल एंड गैस इंडेक्स यहाँ पर भी तेज़ी थी। लेकिन कुल मिला के कहना पड़ेगा क्लोज अच्छी है ये। मैं इसको एक अच्छी क्लोज में कैटेगराइज करूँगा क्योंकि ऑल टाइम हाई से मार्केट बहुत ज़्यादा फिसला नहीं, ये अपने आप में एक पॉजिटिव है। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर आज तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। सबसे ऊपर ग्रासिम, यहाँ पर करीब 3% की रैली। बजाज फिनसर्व में भी 3%, बजाज ऑटो 2.5%, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, भारती, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ और काउंटर्स रहे जहाँ पर तेज़ी रही। उसके अलावा यूपीएल, अदानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, आईटीसी, टाइटन। नीचे की तरफ कोल इंडिया करीब 4% नीचे। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट करीब 1.5%। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलटीआई माइंट्री, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर इस समय आपको नेगेटिव मूव्स दिखाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट के लिए एक शानदार दिन, ऑल टाइम हाई इंट्राडे मूव और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ट्रेड। क्विकली से वो टीम्स का सेटअप देख लेते हैं, दोनों टीम्स का, और आएंगे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नीरज की टीम देखते हैं। नीरज की टीम में जिंदल स्टेनलेस, हेल्थ केयर ग्लोबल, जीपी पेट्रो और आईटीआई। और आशीष की टीम लेकर आइए। आशीष की टीम में थर्मैक्स, सुंदरम फाइनेंस, क्रिसिल और बलरामपुर चीनी। यहाँ पर मोमेंटम शानदार रहा।
तो जोरदार सत्र जहां पर ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग बनती हुई और एक अच्छा खासा मोमेंटम दरअसल इस क्लोजिंग में स्पेशल है कि ऐसा नहीं था कि हाई छुआ और उसके बाद हम कुछ नेगेटिव साइड पर जाकर टिके हैं। एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज देखने को मिला है 75.2 पर निफ्टी पे और 160 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में। चौतरफा तेजी वाला सत्र था। इसी के साथ अनुज, वीरू और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ और कल सुबह सवेरे मुलाकात होगी आप सबसे एक बार फिर। नमस्कार।